हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे सीए फाइनल वाले दोस्तों, सुस्वागतम आज के सर अपने चैप्टर नंबर 16 इंटरनल ऑडिट सर जो चल रहा है अपने फ्री फास्ट ट्रैक बैच में। हाँ जी सर, जिनको नहीं पता अपना यूट्यूब पे फ्री वाला फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है, जिसके अंदर सर खास बात ये है कि अपन ना अंडरस्टैंडिंग तो कर ही रहे, समझना क्योंकि कंपलसरी होता है, पर सर जब तक आप याद नहीं कर लोगे, जब तक रट नहीं लोगे, तब तक मार्क्स नहीं मिलते। तो समझ तो अपन रहे, साथ में याद भी अपन यहीं पे कर रहे हैं, रट्टाफिकेशन भी मेरी जिम्मेदारी ली है। ठीक है सर, और बाकी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा फ्री वाला फास्ट ट्रैक बैच पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए सर शुरू करते हैं। मेरा नाम है सीए हेमंत सोमानी। आई सिक्योर इंजीनियरिंग 46 इन सीए फाइनल एग्जामिनेशन, इन सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन एंड मेनी अदर एग्जामिनेशन। ओके चलो सर। सर इंटरनल ऑडिट, इसका मैक्सिमम पोर्शन अपन ने इसे 610 के अंदर कवर कर लिया था। बस कुछ जो एडिशनल टॉपिक है वो आईसीआई ने अलग से एक और चैप्टर बना के दे दिया था। ठीक है ना, तो अब ये ऐसे कहने को तो इंटर रिलेटेड ऐसे 610 और ये वाले जो ये इंटरनेट का चैप्टर है, पर सही बताऊं तो उधर बिल्कुल ही अलग टॉपिक से, इधर बिल्कुल ही अलग है। मतलब ये वाले एक तरह से एडिशनल टॉपिक्स है, तो इसलिए ज़्यादा कोई खास लिंकेज नहीं, बस एक दो जगह हो जाएगा। बट हाँ चलो शुरू करते हैं। ईजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है सर। चलो, और तुम बार बार पूछते हो सर नोट्स 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 नोट्स। अरे भाई देखो, ये बुक है अपनी जो ओनली 380 पेजेस की बुक है। ओनली 380 पेजेस में सर सारे कॉन्सेप्ट 100% एज पर आई से, और सर सारे क्वेश्चंस, हाँ जी सर क्वेश्चंस भी इसी के साथ कवर है। ओनली 380 पेजेस में पूरी चार्ट टेबुलर फॉर्मेट में, ये देखो पूरी चार्ट टेबुलर फॉर्मेट के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट है, ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन भी साथ साथ कवर हो गए। जहां जहां ये देखो, ये कॉन्सेप्ट कवर भी हो गया, क्वेश्चन भी कवर हो गया, और याद करने की ट्रिक भी कवर हो गई। सब कुछ एक ही के अंदर है। तो मतलब इसके अलावा और कहीं जाना ही नहीं। अगर तुमको चाहिए तो पीडब्ल्यू स्टोर से तुम ले सकते हो, फिजिक्स वाला स्टोर से, वहां तुमको मिल जाएगी ये बुक। ठीक है, अदरवाइज अपना आईसीआई के हिसाब से कवरेज है तो तुम आईसीआई के मॉड्यूल से या किसी जो दूसरी ऑथर जो आईसीआई के हिसाब से कवरेज है उससे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर, एंड रिगार्डिंग नोट्स सर, ये आप बार बार पूछते हो नोट्स 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 नोट्स। अरे देखो सिंपल सी बात है यार, पूरी की पूरी बुक तो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकता ना फ्री में। मेरी बात समझो यार, इतना कंटेंट लिया, सब कुछ लिया, पूरी बुक कैसे कैसे शेयर कर दूं भाई? मतलब थोड़ा तो समझो। पूरी बुक नहीं शेयर होती, पर हाँ नोट्स में ऐसा है कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी ज्यादा डिमांड आएगी वो नोट्स आपको, वो वाले पीडीएफ भी आपको शेयर कर दी जाएगी पीडब्ल्यू ऐप पे। और जो नोट, जो एनोटेड नोट्स है, जो मैं लिख के दे रहा हूँ, कि जहां मुझे लगता है कि ये चार्ट फॉर्मेट में चाहिए, चार्ट फॉर्मेट में बनाना है, तुम लोगों को ये जरूरत होगी जो मैं लिख रहा हूँ, वो वाली लिखे हुए वाली स्पेसिफिक, वो भी मैं आपको पीडब्ल्यू ऐप पे दे दूंगा। वो वाली भी आपको पीडब्ल्यू ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है ना, जहां जहां पे आपको वो वाली जरूरत है पीडब्ल्यू ऐप पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सर सबसे पहले इंट्रोडक्शन, अरे यार क्या ही बताऊं, इंटरनोट का इंट्रोडक्शन क्या बताऊं, मैं नहीं बताऊंगा। ऐसे 610 में आता है, तुमने सी एंटर सीपीटी वगैरह सब जगह पढ़ लिया, तो मतलब मैं उस पर नहीं जाऊंगा चैप्टर के ओवरव्यू पे, तुमको सब पता है इंटरनोट के बारे में। तो सर बस डेफिनेशन पढ़ लेते एक बार। इंटरनोट की डेफिनेशन होती क्या है? जो इंटरनल ऑडिटर जो अपने घर का ऑडिटर होता है, मैंने क्या बोला, जो घर का ऑडिटर होता है, इसको घर वाले को गिर कर दो, घर वाले को गिर कर दो। इंटरनल ऑडिटर अपने घर का बंदा है, इंटरनल अपने घर के बंदा, घर का बंदा। तो वो एक तरह से इंडिपेंडेंट अश्योरेंस देता है। वो अश्योरेंस देता है, किस पे अश्योरेंस देता है? वो अश्योरेंस देता है कि आपकी ये सारी चीजें सही चल रही है, आपकी ये सारी चीजें सही चल रही है। क्या सही चल रही है? जी से गवर्नेंस आपका अच्छा चल रहा है, आई से इंटरनल कंट्रोल अच्छा चल रहा है, आर से रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस अच्छा चल रहा है। तो इंटरनल ऑडिटर का काम है, इंटरनल ऑडिटर का काम है कि वो आपको अश्योरेंस देगा, वो आपको अश्योरेंस देगा कि आपका गिर अच्छा चल रहा है, आपका गवर्नेंस अच्छा चल रहा है, मतलब गवर्नेंस को इनहेंस करेगा। आपका इंटरनल कंट्रोल देखेगा, मतलब इंटरनल ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल देखेगा, अपने कंट्रोल्स देखेगा कि कंट्रोल में कहीं पे भी कोई कमी तो नहीं है, कंट्रोल में कहीं पे भी कोई कमी तो नहीं है। साथ में रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस भी देखेगा कि अपनी एंटिटी जो रिस्क मैनेज कर रही है वो सही से कर रही है नहीं कर रही है, तो वो गिर देखेगा। गवर्नेंस, इंटरनल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस देखेगा। सर उसके बाद अपन इसका स्कोप देखते हैं, स्कोप ऑब्जेक्टिव वगैरह इंटरनल का। सर इसका स्कोप अपनी बात हुई थी ऐसे 610 में भी। इसका जो स्कोप होता है वो केवल फाइनेंशियल चीजों पे लिमिटेड नहीं होता, वो केवल फाइनेंशियल चीजों पे लिमिटेड नहीं होता है। वो ना साथ साथ में, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये सब तो देखेगा ही देखेगा, पर साथ साथ में सर वो ऑपरेशनल चीजें भी देखता है। क्या देखता है सर? वो ऑपरेशनल चीजें भी देखता है। वो देखता है कि क्या कंपनी की मशीन्स बिल्कुल सही से यूटिलाइज हो रही है, क्या कंपनी मशीन्स को प्रोडक्टिव वे में यूज ले रही है, उसमें बार बार फ्यूलिंग करना है, ऑयलिंग करनी है, वो ऑयलिंग तो कर रही है, कहीं पे भी ज्यादा वेस्टेज तो नहीं हो रहा है कि रॉ मटेरियल का वेस्टेज ज्यादा हो रहा है। तो वो कंपनी का धंधा कैसे करा रही है, कंपनी धंधा अच्छी तरह से चला रही नहीं चला रही, कंपनी धंधा अच्छी तरह से चला रही नहीं चला रही, वो ये भी देखता है। पर जो जनरली अपना एक्सटर्नल ऑडिटर क्या देखता है? केवल फाइनेंशियल चीजें देखता है, केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर इंटरनल ऑडिटर दोनों देखता है, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल, इसके स्कोप में दोनों आते हैं। ठीक है सर।
चलो सर आ जाओ। और सर जैसे अपन ऑडिट करते हैं तो अपने इस मतलब जो नॉर्मल ऑडिट पड़ी है, एक्सटर्नल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, उसके अंदर अपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगते हैं जो आईसीआई ने निकाले हुए। वैसे ही आपको अगर इंटरनल ऑडिट करनी है, वैसे आपको अगर इंटरनल ऑडिट करनी है तो आईसीआई ने सिया निकाले हुए, स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट, सिया निकाले हुए स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट। पर हालांकि अभी तक ये फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, अभी तक ये फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, ये बस अभी तक रिकमेंडेटरी नेचर है, रिकमेंडेटरी है कि करना चाहिए, बाकी कंपलसरी नहीं है। और सर उसके बाद बात करें इंटरनेट की एप्लीकेबिलिटी क्या होती है। देखो भाई इंटरनेट तो कोई भी करा सकता है, जिसको करानी कराओ, पर फिर भी कंपनीज एक्ट बोलता है कि इन कंपनीज को तो एज पर सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट रीड विथ रूल 13, ठीक है, मतलब इन कंपनीज को तो इंटरनल ऑडिट कराना कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी करा कोई भी सकता है पर इनको कंपलसरी। सर किन किन को कंपलसरी है? जो लिस्टेड कंपनी है उनके लिए, जो अनलिस्टेड में बड़ी कंपनी है, लिस्टेड में तो सबके लिए कंपलसरी है, लिस्टेड पे नाम आ गया तो सब चीजें एप्लीकेबल हो जाती है उसमें, तो लिस्टेड में तो इंटरनल ऑडिट कंपलसरी है। और जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है बड़ी वाली उन पे, और जो प्राइवेट कंपनी है वो बड़ी वाली उन पे। तो सर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में बड़ी कंपनी किसको बोल देंगे? देखो नीचे से ऊपर लिखो टोपो, क्या लिखना है तुमको? टोपो, TOPO, टोपो लिखो, ठीक है। नीचे से ऊपर लिखना है टोपो। टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोइंग फ्रॉम बैंक और एफआई, पब्लिक एफआई की जो भी अपन ने लोन बोरोइंग लिए, कहां से? या तो बैंक से या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मतलब बैंक, एनबीएफसी से। अगर किसी इंडिविजुअल से बोरोइंग लिया आपने, किसी इंडिविजुअल से बोरोइंग लिए तो वो काउंट नहीं होता, मतलब किसी नॉर्मल इंसान से बोरोइंग ले ली बैंक और एफआई के अलावा। पी से पेड अप शेयर कैपिटल, पी से पेड अप शेयर कैपिटल, ओ से आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। तो टोपो लिखो, पहले टोपो लिखो। टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरिंग फ्रॉम बैंक एंड एफआई, पी से पेड अप शेयर कैपिटल, ओ से आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, आउटस्टैंडिंग बोरिंग। पहले टोपो लिखा नीचे से ऊपर, टोपो लिखा नीचे से ऊपर। अब तुम उसके बाद 25, 50, 100, 200 लिखो ऊपर से नीचे। 25 का डबल 50, 50 का डबल 100, 100 का डबल 200, 25 का डबल 100, सॉरी 25 का डबल 50, 50 का डबल 100, 100 का डबल 200, ठीक है। 25, 50, 100, 200 सब जगह सर अपन को देखना है कि आउटस्टैंडिंग बोरिंग कहीं पे भी 25 करोड़ से एक्सीड, मतलब इक्वली एक्सीड तो नहीं है, टर्नओवर 200 करोड़ से इक्वली एक्सीड तो नहीं है, और आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़ से एक्सीड तो नहीं है। तो मतलब केवल एक केस ऐसा है जहां पर देखना है अपन को ग्रेटर देन, मतलब अगर आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ भी हो गई तो भी इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है, ये 50 करोड़ भी होगी तो भी एप्लीकेबल है, ये 200 करोड़ भी हो गया तो भी एप्लीकेबल है। पर जो लोन बोरिंग देखनी है, लोन बोरिंग देखना है एक्सीड 100 करोड़, एक्सीड, वहां पे इक्वल टू वर्ड नहीं है कि अगर लोन बोरिंग 100 करोड़ से एक्सीड हो गई, तो लोन बोरिंग 100 करोड़ के एक्सीड हो गई तो आप पे इंटरनल एप्लीकेबल है। मतलब इनमें से कोई सी भी कंडीशन देख लेना, इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। और जो भी ये देखेंगे ना पूरा डाटा, ये देखेंगे प्रीसीडिंग ईयर, लास्ट ईयर का ध्यान रखना, ये वर्ड प्रीसीडिंग ईयर, क्या बोला हमें? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल का डाटा देंगे कि पिछले साल टर्नओवर कितना था, पिछले साल अपना पेड अप शेयर कैपिटल कितना था। तो जनरली जो डाटा देखते हैं वो साल के एंड का देखते हैं, मतलब पिछले साल का एंड का। लेट्स से सर ये चल रहा है अपना करंट ईयर, 2023-24, मतलब मैं पुराना साल लिख दिया मैंने, चलो ठीक है कुछ नहीं लिख दिया 2023-24 चल रहा है। अब सर अपन को जब देखना है कि इस जगह इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं, तो अपन को पिछला साल देखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा। तो जनरली जो प्रीवियस ईयर देखते हैं, लेट्स से 23 कितना हो गया, 22-23, 2022-23। तो जनरली जो जनरली अपन जो एप्लीकेबिलिटी देखते हैं वो साल के ईयर एंड में देखते हैं कि ईयर एंड पे लिमिट पूरी हो रही है नहीं हो रही। तो जनरली ऐसा ही देखेंगे, टर्नओवर हो गया, पेड अप शेयर कैपिटल हो गया, ईयर एंड पे देख लेंगे अपन। पर जो भी लोन है और जो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है, वो ड्यूरिंग द होल प्रीवियस ईयर देखेंगे। पूरे साल में कभी भी एक्सीड हो गई, पूरे साल में कभी भी 1 सेकंड के लिए भी एक्सीड हो गई ना, 1 सेकंड के लिए भी, तो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। कौन किसका बात करा मैंने? केवल 2 चीजों का, आउटस्टैंडिंग लोन और डिपॉजिट। पूरे साल में कभी भी एक्सीड हो गई एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी 25 करोड़ या 25 करोड़ से ज्यादा हो गया आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, या 100 करोड़ से ज्यादा हो गया, कि लेट्स से आपने लोन लिया यहाँ पर, पर इसी साल ईयर एंड के पहले ही रीपे कर दिया, मतलब उसी साल लोन लेके उसी साल रीपे कर दिया, तो क्या सर इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होगी? मतलब उसी साल 100 करोड़ से ज्यादा, लेट्स से 200 करोड़ का लोन लिया, 200 करोड़ उसी साल रीपे कर दिया, ईयर एंड पे तो कोई बैलेंस है ही नहीं, तो क्या इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होगी? इंटरनल ऑडिट बिल्कुल होगी, क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी एक्सीड हो जाएगी तो एप्लीकेबल होगी, ठीक है, कभी भी। तो इसीलिए ये एप्लीकेबिलिटी आपका ध्यान रखना थोड़ा सा इन चीजों में, कि सब जगह ग्रेटर देन इक्वल टू की लिमिट है, बस एक इस जगह आउटस्टैंडिंग बोरिंग में ग्रेटर देन की लिमिट है। और बोरिंग को डिपॉजिट, मतलब एक तरह के लोन हो गए, दोनों एक तरह के लोन हो गए, इनके लिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम है ड्यूरिंग प्रीसीडिंग ईयर,
ठीक है सर। तो ये लिस्टेड हो गई, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होगी, टोपो लिखना नीचे से ऊपर, फिर 25 का डबल 50, 50 का डबल 100, 100 का डबल 200। उसके बाद सर प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में भी सेम कंडीशन है, बस केवल नीचे वाली 2 कंडीशन दी हुई है यहाँ पे, कोई भी इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो जाए, बाकी बस इसमें नीचे वाली 2 दी हुई। अब सर इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता है? इंटरनल ऑडिटर मैंने अपनी बात हुई थी ऐसे हिस्सों में भाई कि जरूरी नहीं है चार्टेड अकाउंटेंट ही बने, जरूरी नहीं है चार्टेड अकाउंटेंट ही बने, चार्टेड अकाउंटेंट के अलावा बाकी लोग भी बन सकते हैं। मतलब चाहे चार्टेड अकाउंटेंट हो, चाहे कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, कोई भी, चाहे प्रैक्टिस में हो या ना हो, हाँ जी, चाहे प्रैक्टिस में हो या ना हो वो बन सकता है। मतलब बस बोर्ड डिसाइड कर ले, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, प्रैक्टिस में हो या नहीं हो, बस जो भी बोर्ड डिसाइड कर देगा, कोई भी बंदा, अदर प्रोफेशनल, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर दे, जिसके पास रिक्वायर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो, जिसके पास रिक्वायर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो, वो देख के बोर्ड अपॉइंट कर देगा उसको। और ये एम्प्लॉय भी हो सकता है कंपनी का, और एक्सटर्नल थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, एक्सटर्नल थर्ड पार्टी भी हो सकती है, तो दोनों अलग होते हैं। अब सर जैसे क्वेश्चन है कि एक कोई बंदा था पोस्ट ग्रेजुएट इन लो, मतलब कोई पोस्ट ग्रेजुएट था लो में बंदा, उसने ना इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, जो पीएसयू नहीं था, अपन ने पीएसयू पढ़ा हुआ, उसमें इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज होता है, गवर्नमेंट जॉब होती है, 25 साल तक उसने जॉब करी है, ये भी ऑडिट की तरह जॉब होती है, भी ऑडिट वाली जॉब भी होती है, जो अपन ने पीएसयू में पढ़ा था, C&AG के नीचे काम करता है। फिर उसने रिटायरमेंट ले लिया जान पूछ के कि यार मेरे को ना अब किसी अच्छी लिस्टेड कंपनी में चीफ इंटरनल ऑडिटर बनना है, मेरी उसकी इच्छा थी, अच्छी लिस्टेड कंपनी चीफ इंटरनल। तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि वो सीए तो है ही नहीं? कोई बात नहीं सर, सीए हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। और इस बंदे के पास तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस वगैरह भी है, देखो इसके पास लो की पोस्ट भी थी पिछले साल, इसके पास एक्सपीरियंस स्किल भी है, तो बोर्ड अपॉइंट कर सकते हैं। अब बाकी एक क्वेश्चन आया है, ये बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे कि इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होगी नहीं होगी वो देखना है, बस उसके अंदर ये देख लेना तुम इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होगी कि आपको हमेशा प्रीवियस ईयर, पिछले साल का डाटा देखना है, करंट ईयर का नहीं देखना। बाकी आप वो लिमिट जो मैंने बताई उसमें से देख लेना, कोई भी एक भी लिमिट एग्जिट हो गई इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगी, बस पिछले साल का प्रीसीडिंग ईयर का डाटा देखना है, ठीक है ना। ये देखो मैंने लिखा हुआ भी कि प्रीवियस ईयर का डाटा देखना है, इस पर करंट ईयर का डाटा को जस्ट इग्नोर कर देना, वो बस कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। अब से कंसीडरेशन इन इंटरनल ऑडिट प्लान, आपको इंटरनल ऑडिट का कोई प्लान बनाना है तो क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है, आपको इंटरनल का प्लान बनाना है क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है। सीधी बात है, इंटरनल ऑडिट कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट ऐसे मतलब लो नहीं बताता, जैसे स्टैट्यूटरी में लो बताता है कि आपको क्या क्या स्कोप रखना है, पर इंटरनल ऑडिट का जो स्कोप तय होगा ना, इंटरनल ऑडिट का स्कोप, तो सर देखो इंटरनल ऑडिट के अंदर इंटरनल ऑडिट के अंदर तो कैसे मतलब प्लान कैसे डिसाइड होगा कि मेरे को क्या क्या चेकिंग करनी है, मुझे सेल भी चेक करना है, परचेज भी चेक करना है, इंटरनल कंट्रोल भी चेक करना है, ऑपरेशनल कंट्रोल भी चेक करना है, बहुत सी चीज चेक करनी है, तो मतलब क्या क्या स्कोप रहेगा, क्या मेरा प्लान कैसे रहेगा, मुझे कब ऑडिट करने आना है, इंटरनल ऑडिट साल के बीच में आना है, महीने के स्टार्टिंग में आना है, साल के एंड में आना है, वॉट ये सब कुछ कैसे डिसाइड होगा, ये सब चीजें के लिए आपको TCWG से पहले ही कंसल्टेशन कर लेना है, TCWG से पहले ही बात कर लो, इंक्लूडिंग ऑडिट कमेटी, मतलब इनसे पहले ही बात कर लो कि मैं ऑडिट कैसे करूंगा, पूरा प्लान जो आप बनाओगे इनसे पहले ही बात कर लेना। उसके अंदर मैंने कहा था आपको सर फाइनेंशियल के साथ साथ ऑपरेशनल मैटर भी कवर करना है, ये अपनी बात हो गई थी। अब सर इंटरनल ऑडिट का प्लान बनाते वक्त आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है सर, बहुत ईजी इसको याद करना, पहले याद करने की ट्रिक भी बता देता हूँ, वैसे थोड़ा बहुत समझ भी आ जाएगा उससे। सर देखो आपको देखना है कंपनी के अंदर रिस्क कितनी है, कंपनी के अंदर किस जगह रिस्क कितनी है, ठीक है, कंपनी के अंदर रिस्क कितनी है, और उस रिस्क को लेके कंपनी का रिस्क एपेटाइट कितनी है, मतलब रिस्क झेलने की क्षमता, रिस्क झेलने की क्षमता, कि कंपनी के अंदर रिस्क कितनी है और कंपनी को रिस्क झेलने की क्षमता कितनी है, कंपनी के अंदर रिस्क कितनी है और कंपनी में रिस्क झेलने की क्षमता कितनी है, कंपनी में रिस्क कितनी है, कंपनी में रिस्क झेलने की क्षमता कितनी है, कंपनी में रिस्क कितनी है और कंपनी कितनी रिस्क टॉलरेट कर सकती है, कि भाई कंपनी में इतनी, तो मुझे देखना है कि कंपनी में भाई इतनी रिस्क है और कंपनी में इतनी रिस्क झेलने की क्षमता है। हाँ सॉरी मैंने वीडियो पॉज कर दिया, अपन कहाँ पे थे, हाँ कि कंपनी के अंदर किस एरिया में कितनी रिस्क है और कंपनी की रिस्क एपेटाइट, मतलब कंपनी कितनी रिस्क टॉलरेट कर सकती है, वो मैं देखूंगा कि कंपनी की कितनी रिस्क है, कितनी रिस्क एपेटाइट है, मतलब किस किस एरिया में, मतलब किस किस एरिया में कंपनी की कितनी रिस्क है और कितनी कंपनी रिस्क को टॉलरेट कर सकती है। जिधर ज्यादा रिस्क होगी उस एरिया पे मैं ज्यादा एफर्ट लगाऊंगा, उस एरिया पे मैं ज्यादा एफर्ट लगाऊंगा, उस एरिया पे मैं ज्यादा एफर्ट लगाऊंगा, जिससे मैं कंपनी को वैल्यू भी दे पाऊं, जिससे मैं कंपनी को कुछ वैल्यू बनाऊं। ये अपनी बुक में बना लेना, याद इजीली होगा। तो पहले मेरे को क्या देखना है कि कंपनी के किस एरिया में कितनी रिस्क है और कंपनी कितनी रिस्क एपेटाइट है, कंपनी की इस एरिया के अंदर इतनी रिस्क है पर कंपनी का रिस्क एपेटाइट बहुत कम है, तो कंपनी के किस एरिया के अंदर कितनी रिस्क और किस एपेटाइट है, उस हिसाब से मैं एफर्ट लगाऊंगा, उस हिसाब से मैं उस एरिया पे एफर्ट लगाऊंगा और कंपनी को वैल्यू भी दूंगा।
ठीक है ना। तो सर कंपनी के किस एरिया में कितनी रिस्क है और कितनी रिस्क एपेटाइट है, कंपनी के किस एरिया में, कंपनी के किस एरिया में कितनी रिस्क है और कितनी कंपनी की रिस्क एपेटाइट है, उस हिसाब से मैं उस एरिया पे ज्यादा एफर्ट लगाऊंगा और कंपनी को वैल्यू भी दूंगा। ठीक है सर, मैक्सिमम वैसे भी 5 ही पॉइंट याद करने, मैंने बहुत बार बोला है, क्योंकि मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 पॉइंट का 1 मार्क्स, पर पढ़ सारे एमसीक्यू लेना, सारे पॉइंट लेना, क्योंकि एमसीक्यू किसी भी पॉइंट से आ जाते हैं। ठीक है सर, तो सर आप इसके अंदर वही है कि रिस्क अंडरलाइन किस किस बिजनेस प्रोसेस में कितनी रिस्क है, कंपनी का रिस्क एपेटाइट कितना है, साथ में मुझे कौन कौन से एरिया की ऑडिट करनी है, कितने डिफाइंड टाइम रेंज में, मैं वो भी देख लूंगा कि कौन कौन से एरिया मुझे ऑडिट करने, तो मैं प्लान बना लूंगा उस हिसाब से। साथ में मैं देख लूंगा किस जगह मुझे ज्यादा एफर्ट डालना है, इंटरनल ऑडिटर को किस जगह ज्यादा एफर्ट डालना है, वो भी मैं मेरे प्लान में देख लूंगा। और वैल्यू दैट इंटरनल ऑडिटर कैन प्रोवाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन, में ये भी अपने प्लान में ध्यान में रखूंगा कि मैं क्या वैल्यू उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, वही सेम पॉइंट है। चलो सर, उसके बाद इंटरनल ऑडिटर का स्कोप क्या होता है, स्कोप क्या होता है सर, बहुत सिंपल है, इसका स्कोप होता है सर फोली सर, इसका स्कोप क्या होता है, फोली सर, फोली सर, फोली सर, फोली सर, फोली सर, इसका स्कोप क्या होता है, फोली सर, इसका स्कोप क्या होता है, फोली सर। एफ से सर होता है फिक्स एसेट, एफ से क्या होता है, फिक्स एसेट। ओ से होता है ऑब्जेक्टिव, एफ से फिक्स एसेट, ओ से ऑब्जेक्टिव। एल से लॉ एंड रेगुलेशन, ओ एल से लॉ एंड रेगुलेशन, एफ से फिक्स एसेट, ओ से ऑपरेशन, आई ऑब्जेक्टिव, एल से लॉ एंड रेगुलेशन। आई से सर 2 आई होते हैं, यहाँ पर 2 आई होते हैं, ये एक आई ये रहा, एक इंटरनल कंट्रोल का, एक इंफॉर्मेशन का, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर एस से स्ट्रक्चर, आर से रिसोर्सेज। सर ये सब क्या है, अरे ये सब पढ़ेंगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मतलब, ये तो ये बस बताया मैंने स्कोप क्या होता है, हर एक स्कोप को डिटेल में पढ़ना है। पर फिर भी एक बार बता देता हूँ, स्कोप क्या होता है सर, कि वो देखेगा कि असेट, एफ से मैंने क्या बोला फिक्स असेट, एफ से मैंने क्या बोला फिक्स, पर फिक्स असेट से मतलब सारे असेट, मेरे मतलब है सारे असेट, फिक्स असेट बस मैंने याद करने के लिए बोला, तो मतलब सारे असेट सेफगार्ड है नहीं है, वो देखेगा कि जितने भी असेट है कंपनी के वो सेफगार्ड तो रख रखा है ना, उसको अच्छे से रखा हुआ है। वो देखेगा ओ से ऑब्जेक्टिव, की कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश हो रहे या नहीं हो रहे, वो ये चेक करेगा। एफ ओ एल, एल से लॉ एंड रेगुलेशन, मतलब वो देखेगा कि कंप्लायंस विद द पॉलिसी प्लान प्रोसीजर लॉ एंड रेगुलेशन, कि कंपनी जो है वो लॉ रेगुलेशन वगैरह से पॉलिसी से कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। एफ ओ एल आई, आई से वो देखेगा इंटरनल कंट्रोल, वो इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करेगा, वो इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करेगा, इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करेगा। एस आई आर, SIR क्या होता है सर, स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। तो वो ये देखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही है या नहीं। अपन पढ़ेंगे जो भी अपने पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो भी अपने पास इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो अकाउंटिंग सिस्टम है या कुछ भी, जहाँ से अपन इंफॉर्मेशन लेते हैं कोई भी, वो रिलायबल इंफॉर्मेशन दे रहा है नहीं दे रहा, रिलायबल एंड रिलेवेंस इंफॉर्मेशन। साथ में यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंपनी के पास जो भी रिसोर्सेज है उसको अच्छे से वो यूटिलाइज कर रहा है नहीं कर रहा। बाकी अपन अभी पढ़ेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो गया बाकी फोली सर, सर एफ से मैंने बोला फिक्स एसेट जिसमें सारे एसेट आ गए, ओ से ऑब्जेक्टिव वो अकॉम्प्लिश कर रहा नहीं कर रहा, एल से लॉ एंड रेगुलेशन, आई से इंटरनल कंट्रोल, एस से सर स्ट्रक्चर, आई से इंफॉर्मेशन, आई से रिसोर्सेज। चलो सर, सर अब सबसे पहले जैसे अब इसका देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, कि जैसे ये था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाला पॉइंट, तो अब इसको पढ़ते हैं सर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मुझे क्या रिव्यू करना है। सर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है। सो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ये तो होता है कि किसी कंपनी के ऊपर सबसे पहले सीईओ है, सीईओ के नीचे लेट से एक सीएफओ आ जाता है, एक सीओ होता है चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, इसके नीचे ये आ जाता है, इसके नीचे ये आ जाता है, इसके नीचे ये आ जाता है, इसके नीचे कोई और, इसके नीचे कोई और, इसके नीचे कोई और। तो मतलब ये होता है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रुपिंग पैटर्न। इसको क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग पैटर्न, कि एक तरह से किधर किसको, कि ये फाइनेंस फंक्शन एक साथ ग्रुप करा हुआ है, ऑपरेशन फंक्शन एक साथ ग्रुप करा हुआ है, तो ये ग्रुपिंग पैटर्न। तो अपन को बस ये देखना है, अपन को बस ये देखना है कि इनका जो ग्रुपिंग पैटर्न होना चाहिए वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, सिंपल इकोनॉमिकल होना चाहिए, सिंपल और इकोनॉमिकल। पता चला ऐसा ग्रुपिंग पैटर्न बनाया हुआ है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा ग्रुपिंग पैटर्न, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कि समझ ही नहीं आ रहा कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको करेगा, ये इसको भी कर रहा है, ये इसको भी कर रहा है, ये इसको भी कर रहा है, ये इसको भी संभाल रहा है, इसको भी संभाल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो जो भी आपका ग्रुपिंग पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो सिंपल इकोनॉमिकल होना चाहिए, सिंपल और इकोनॉमिकल होना चाहिए वो ग्रुपिंग पैटर्न आपका। मतलब और जिस भी बंदे के पास जितनी ऑथोरिटी है, मतलब जिस भी बंदे को आपने जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि काम करने के लिए आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो उस बंदे को उतनी ऑथोरिटी भी दो, उस बंदे को उतनी ऑथोरिटी भी दो कि वो वाला काम कर सके। तो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप थोड़ा ध्यान में रख के उनको करना। तो स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट वैसा ही है, ये देखो 2 पॉइंट तो वैसा ही है।
कि आपको रिव्यू करना है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी है वो हार्मोनी में हो एज पर ग्रुपिंग पैटर्न। तो ग्रुपिंग पैटर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी आपको चेक करनी है। साथ में मैंने बोला था कि सर सिंपल और इकोनॉमिकल होना चाहिए, सिंपल और इकोनॉमिकल। तो ग्रुपिंग पैटर्न की जो भी ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देखूंगा, सिंपल और इकोनॉमिकल होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की कुछ समझ में आ रहा हो, पता ही नहीं पड़ रहा कि वरना कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन कैसे क्या कर रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है सर, ये 2 पॉइंट तो हो गए सिमिलर वाले। उसके बाद अपन को ध्यान रखना है 3, 4, 5, ये पॉइंट भी सिमिलर, ये पॉइंट भी सिमिलर है। सर सिमिलर क्या है? एक जना, ये अपन एक पढ़े थे हेनरी फॉल्स के प्रिंसिपल होते हैं, जो तुमने 11th या 12th क्लास में पढ़ोगे। हेनरी फॉल ही था ना, क्या नाम था, जिसके अंदर 2 प्रिंसिपल थे, यूनिटी ऑफ कमांड एंड डिवीजन ऑफ वर्क। यूनिटी ऑफ कमांड एंड डिवीजन ऑफ वर्क, तो ये वाले पॉइंट तो हो गए यूनिटी ऑफ कमांड वाले, ये हो गया डिवीजन ऑफ वर्क वाला, ये वाला हो गया डिवीजन ऑफ वर्क, ये हो गया यूनिटी ऑफ कमांड, ये हो गया डिवीजन ऑफ वर्क, ये हो गया डिवीजन ऑफ वर्क। सर यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है कि एक जना एक ही जने को रिपोर्ट करेगा, 2 को रिपोर्ट नहीं करेगा, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। और अगर फिर भी 2 जनों को रिपोर्ट कर ही रहा है, अगर लेट से ये एक अकेला जना 2 जनों को रिपोर्ट कर भी रहा है, तो एटलीस्ट अगर आप नहीं सोल्व कर पाए तो उसको बता दो कि कभी भी कंफ्लिक्ट हुआ कि किसका काम पहले करना है, तो उसको बता दो भाई प्राइमरी तेरे लिए ये वाला बंदा है या प्राइमरी तेरे लिए ये वाला बंदा है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किस बंदे को देनी है तेरे को। तो प्राइमरी आप उसको बता देना कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी इस बंदे के साथ रहेगी। ठीक है ना, तो हमेशा आप यूनिटी ऑफ कमांड लेके चलो कि एक बंदा एक ही को रिपोर्ट करे, पर अगर नहीं हो पा रहा, एक को रिपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो उसको बता दो कि तेरा मेन प्राइमरी बंदा कौन रहेगा। तो ये तो हो गया अपना यूनिटी ऑफ कमांड। तो सर ये रहा यूनिटी ऑफ कमांड वाला, और ये रहा वेयर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी अवॉइडेड, तो प्राइमरी वन शुड बी स्पेसिफाई, प्राइमरी आप स्पेसिफाई कर दो। और यूनिटी ऑफ कमांड में अपन ने एक वो भी पढ़ा था ना, अपन ने स्पैन ऑफ कंट्रोल, वो भी पढ़ा था अपन ने बचपन में। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि एक अकेला बंदा कितने जनों को हैंडल कर सकता है, एक अकेला बंदा नीचे उसके कितने जनों को हैंडल कर सकता है। लेट से मैं 10 जनों को हैंडल कर सकता हूं, तो वो मेरा स्पैन ऑफ कंट्रोल है। कि ये नहीं कि मेरे को जबरदस्ती 20-30 बंदे दे दे कि इनको हैंडल करो, ऐसा नहीं। तो यूनिटी ऑफ कमांड और एक डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि आप सबको अपना अपना काम डिवाइड कर दो, ताकि कोई भी कंफ्लिक्ट ना आए। क्योंकि लेट से जो बहुत सारी यूनिट लोकेशन होती है, एक हेड ऑफिस है, उनके नीचे यूनिट लोकेशन है, अब यूनिट लोकेशन पे भी अपना एक हेड होता है, यूनिट का हेड होता है ना, हर एक यूनिट का एक हेड होता है, और यहाँ पे एचओ पे भी एक कोई होगा, कोई मैनेजर कुछ भी होगा, एचओ का मैनेजर, जो इस यूनिट से बातें करता हो थोड़ा बहुत। तो अब इस यूनिट के रिलेटेड डिसीजन यूनिट हेड भी ले रहा है और मैनेजर भी ले रहा है, और इनके डिसीजन कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं कि इस यूनिट के रिलेटेड यूनिट हेड भी डिसीजन ले रहा है और ये एचओ का ये भी ले रहा है, तो भाई कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इसलिए 2 जनों को ऐसे डिसीजन मत लेने दो। तो ये देखो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे मैनेजरियल स्टाफ है, कोई हेड क्वार्टर पे, डू नॉट ओवरलैप, वो ओवरलैप नहीं करेगी जो भी ऑपरेटिंग यूनिट पे, जो उनका चीफ है ऑपरेटिंग यूनिट पे, तो उनको मतलब डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो। तो सर अपन को याद हो गया, अपना सब कुछ याद। सर क्या याद करना था अपन को? सबसे पहले मैंने तुमको बताया ऑर्गेनाइजेशन चार्ट अपन को देखना। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होना चाहिए, उसका ग्रुपिंग पैटर्न देख लो, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का ग्रुपिंग पैटर्न देख लो, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी वो बिल्कुल सिंपल एंड इकोनॉमिकल होना चाहिए, फिर उसके बाद अपन ने जो बचपन में प्रिंसिपल पढ़े थे, डिवीजन ऑफ वर्क और यूनिटी ऑफ कमांड के 2 पॉइंट हो गए, और डिवीजन ऑफ वर्क का हो गया पार्ट। ठीक है सर उसके बाद रिव्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो अपन ने लास्ट पॉइंट यहाँ पे पढ़ा था ना, ये यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज कुछ नहीं है सर, एक तरह का वेरिएंस एनालिसिस, सर वेरिएंस एनालिसिस मतलब कंपनी के पास कोई भी रिसोर्सेज है, कंपनी के पास लेट से कोई भी बिल्डिंग पड़ी है, एक्स्ट्रा फंड पड़ा है, पैसा पड़ा है, या कुछ भी रिसोर्सेज पड़ा है, तो उसको प्रॉपर्ली यूज लो। ऐसा नहीं कि कोई फंड आपने आइडियल पड़ा हुआ है कि आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, आपने कहीं इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, पागल हो गया। पैसा पड़ा हुआ है तो उसको इन्वेस्ट करो ना, कहीं पे इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। आपने कोई असेट बना के छोड़ दी, कोई मशीन ला के छोड़ दी, उसको कोई यूटिलाइज नहीं कर रहा। आपने कंपनी के स्टाफ के लिए कोई जबरदस्ती जिम बना रहे हो, जिम बना दिया, और वो जिम को यूज ही नहीं ले रहा, तो बिना फालतू का रिसोर्सेज खराब हो रहा है, कंपनी का कोई यूज ही नहीं कर रहा। तो इसलिए बस कंपनी के रिसोर्सेज देखने की यूज होना हो, तो इसके लिए आप क्या करो, हर एक कंपनी के रिसोर्सेज के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दो, हर एक कंपनी के रिसोर्सेज के लिए कोई एक स्टैंडर्ड सेट कर दो। लेट से ये स्टैंडर्ड हो गया, ये एक्चुअल हो गया। स्टैंडर्ड नॉर्म, जिसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्म, कि लेट से कंपनी के पास कोई मशीन है, तो अपन एक स्टैंडर्ड नॉर्म सेट कर देंगे कि ये मशीन कम से कम 8 घंटे तो चलनी ही चाहिए। मतलब अपन एक स्टैंडर्ड नॉर्म सेट कर देंगे कि जनरली ये वाली मशीन 8 घंटे चलनी चाहिए, यूटिलाइज होनी चाहिए, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पर एक्चुअल के अंदर 3 घंटे ही चली है। ये वाला जो जिम है, इसमें एटलीस्ट, इस जिम के अंदर एटलीस्ट महीने में 30 पर्सन तो आने ही चाहिए, पर केवल 3 पर्सन ही आ रहे,
तो मतलब यूटिलाइजेशन अपन से देख लेंगे। तो हर अपन को यूटिलाइजेशन जब भी देखना हो तो अपन कैसे देखेंगे, अपन देख लेंगे कि एक्चुअल में वो मशीन कितनी यूज हुई, मतलब एक्चुअल में वो रिसोर्सेज कितना यूज हुआ, वर्सेस एक स्टैंडर्ड नॉर्म सेट कर देंगे, एक स्टैंडर्ड नॉर्म सेट कर देंगे ताकि अपन पता कर सके कि एक्चुअल में अपना जो रिसोर्स है वो अंडर यूटिलाइज हो रहा है या ओवर यूटिलाइज हो रहा है। अंडर यूटिलाइज, अभी गिवन केस के अंदर 8 साल की जगह 8 साल चलने की जगह, सॉरी 8 यूनिट, ये मशीन 8 आवर्स चलनी चाहिए, 8 आवर्स की जगह केवल 3 आवर्स a डे चल रही है, तो मतलब अंडर यूटिलाइज हो रहा है अपने रिसोर्सेज। तो अपन ने एक स्टैंडर्ड सेट करके चेक कर लेंगे। तो और स्टैंडर्ड जो होना चाहिए ना, वो स्टैंडर्ड बिल्कुल डिटेल्ड होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड बिल्कुल डिटेल्ड होना चाहिए ताकि अपन एक्चुअल से अच्छे से कंपेयर कर पाए। और स्टैंडर्ड सेट करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं कि लेट से मेथड इन द सेंस कि मैं मशीन को आवर्स की टर्म में भी चेक कर सकता हूँ कि 8 आवर्स चलनी चाहिए, या फिर मैं ईयरली बेसिस पे ये भी देख सकता हूँ, ईयरली बेसिस पे डे वाइज भी देख सकता हूँ कितने दिन चलनी चाहिए, कितने डेज चलनी चाहिए। तो मतलब बहुत अलग अलग तरह के मेथड होते हैं, आप स्टैंडर्ड नॉर्म कैसे भी किसी भी मेथड से सेट कर सकते हो। तो ओवरऑल अपन को सबसे पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड नॉर्म को सेट करना है, स्टैंडर्ड नॉर्म को सेट करना है। अपन ने स्टैंडर्ड नॉर्म सेट करा, और स्टैंडर्ड नॉर्म बिल्कुल डिटेल होना चाहिए, और उसका मेथड क्या है वो ध्यान में रखना, उसका मेथड क्या सेट करेगा। तो एक स्टैंडर्ड नॉर्म सेट करो, डिटेल होना चाहिए, स्टैंडर्ड नॉर्म सेट करो, डिटेल होना चाहिए, उसका मेथड क्या है। फिर फाइनली उसको एक्चुअल से कंपेयर कर लो, तो एक तरह का वेरिएंस एनालिसिस हो गया कि अपन ने देखा कि कितना चलना चाहिए था, मतलब क्या चीज होनी चाहिए थी कितने आवर्स, वर्सेस एक्चुअल में कितना हुआ, तो ये वेरिएंस एनालिसिस हो गया। और जो भी होगा उसका रीजन देखेंगे। फाइनली अपन जब भी किसी चीज का वेरिएंस निकालते हैं कि इतने आवर्स चलना चाहिए था, इतना आवर ही चला, तो मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंस है, अंडर यूटिलाइज या ओवर यूटिलाइज है, तो उस डिफरेंस का रीजन वगैरह देखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ ओवरऑल। तो अब ये देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड एंड नॉर्म तुम सबसे पहले सेट कर दो, मतलब सबसे पहले स्टैंडर्ड एंड नॉर्म तुमको एस्टेब्लिश करने, और वो मैंने बोला वो क्या होने चाहिए, डिटेल्ड होने चाहिए, और किस मेथड से सेट कर रहे हो वो देख लो। तो वो डिटेल्ड इनफ होने चाहिए जिससे अपन इवेल्युएट कर सके परफॉर्मेंस, वो डिटेल होने चाहिए हमेशा, और साथ में किस मेथड से तुमने वो ऑपरेशन स्टैंडर्ड नॉर्म सेट करे वो देख लो। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट रिलेटेड, इसको ऐसे याद रख सकते हो कि फर्स्ट वाला स्टैंडर्ड नॉर्म को सेट करना है, वो डिटेल भी होने चाहिए, और किस मेथड से बने वो डिटेल भी होने चाहिए, किस मेथड से बने वो भी अपन को चेक करना है। तो ये तीनों पॉइंट आपस में रिलेटेड है। फिर फाइनली जैसे अपन ने स्टैंडर्ड नॉर्म को सेट करा, उस स्टैंडर्ड नॉर्म को एक्चुअल से कंपेयर कर लो कि एक्चुअल में क्या हुआ। ये जैसे अपन ने यहाँ पे पढ़ा था टेबल कि यहाँ पे 8 आवर्स की जगह यहाँ पे केवल 3 आवर्स ही चला, 8 आवर्स की जगह यहाँ पे केवल 3 आवर्स ही चला, तो अपन उसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखो फाइनली वेरिएंस निकालना है, वाइड डाइवर्जेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड, एंड रीजन क्या है, फिर उसका रीजन क्या है। ठीक है, चलो अब इसका एग्जांपल, जैसे कंपनी के गिवन केस के अंदर क्वेश्चन आया था कि जिम केवल 2 डेज अ वीक ही यूज हो रहा है, मतलब 2 डेज अ वीक ही जनरली हो रहा है, तो मतलब वो कंपनी का रिसोर्स है जिम यहाँ पे, और वो अंडर यूटिलाइज हो रहा है, मतलब तुम्हारे रिसोर्सेज को तुम प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे, इसके अल्टरनेटिव जगह लगाते हैं तो एटलीस्ट तुम कुछ अर्न कर पाते हैं। और वो इसका एग्जांपल देखा कि अंडर यूटिलाइज मशीन हो गई, कोई स्टोरेज पर आपके स्टोरेज स्पेस वेयर हाउस आपके पास फालतू पड़ा है, बहुत सारा कैश पड़ा है, आइडल मैन पावर पड़ी है, वो सब कुछ चीज़ों। ठीक है, तो इसको ऐसे देख लेंगे। फिर उसके बाद रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेसर, फालतू पॉइंट है, कोई खास है नहीं इसके अंदर, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेस के अंदर, कि मतलब कुल मिला के इंटरनल कंट्रोल का आपको चेक करना है। इंटरनल कंट्रोल को चेक करना है, तो इंटरनल कंट्रोल को कैसे चेक करोगे। अपन ने पढ़ा था इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए मेनली अपन ने पढ़ा था ऐसे 402 के अंदर अपन ने पढ़ा था इंटरनल कंट्रोल में अपन क्या चेक करते थे, अपन चेक करते थे जनरली डीडीओ, क्या चेक करते थे, डीडीओ, डिस्क्रिप्शन डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, डिस्क्रिप्शन डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो इंटरनल कंट्रोल के लिए देखेगा कि उसका डिस्क्रिप्शन डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली चेक कर लेगा कि ये देखो डिस्क्रिप्शन डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली। ठीक है, तो वो सबसे पहले ये देखेगा कि जो भी इंटरनल कंट्रोल है वो अच्छा से चल रहा है नहीं चल रहा। एक चीज ध्यान रखना, अभी तक जो अपन ने बोला कि वो इंटरनल कंट्रोल की डिजाइन चेक करेगा, वो सब अच्छा चलो मैं नीचे बता दूंगा, मैं नीचे चेक बता दूंगा अभी एक बार को, चलो वो आ जाएगा। हाँ, तो वो कुल मिला के देखेगा, डीडीओ देखेगा, वो कुल मिला के डीडीओ देखेगा कि जो भी इंटरनल कंट्रोल है वो पूरे के पूरे साल चल रहा है नहीं चल रहा, वो थ्रू आउट द ईयर चल रहा है नहीं चल रहा। वो क्या देखेगा कि जो भी इंटरनल कंट्रोल है और थ्रू आउट द ईयर चल रहा है नहीं चल रहा, जो भी इंटरनल कंट्रोल है वो थ्रू आउट द ईयर चल रहा है नहीं चल रहा, वो थ्रू आउट द ईयर चल रहा है नहीं चल रहा, यूज थ्रू आउट द पीरियड। तो कुल मिला के उसको देखना है कि इंटरनल कंट्रोल कैसे रिव्यू करते हैं। सिंपल सी बात है, इंटरनल कंट्रोल रिव्यू करने के लिए उसको डीडीओ देखना है, इंटरनल कंट्रोल रिव्यू करने के लिए उसको डीडीओ देखना है, डिस्क्रिप्शन डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, कि भाई इंटरनल कंट्रोल पूरे साल भर चल रहा है नहीं चला, पूरे साल भर चल रहा है नहीं चल रहा, यूज थ्रू आउट द पीरियड। ये एक जैसे पॉइंट हो गए याद करने के लिए। और साथ में अगर आपके इंटरनल कंट्रोल की जो भी लिमिटेशन होती है तो आप उसका ध्यान रखना कि इंटरनल कंट्रोल की आपकी कोई लिमिटेशन रहेगी। और एक और पॉइंट बोला कि इंटरनल कंट्रोल की आप कोशिश करो कि ऑपरेटिंग फंक्शन के अंदर ही
इनबिल्ट कर दो, ऑपरेटिंग फंक्शन के अंदर ही इनबिल्ट कर दो कि लेट से आपका कोई सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो अगर आपको जनरली है कि कभी भी मैं कोई डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, लेट से मैंने कोई जर्नल एंट्री पास करी, तो वो मेरा सीनियर अप्रूव करेगा, वो मेरा सीनियर अप्रूव करेगा। तो एक काम करो कि आप ना जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना, उसी के अंदर ये वाला कंट्रोल डाल दो कि मैंने कोई भी जर्नल एंट्री पास करी तो वो एंट्री ऑटोमेटिक पास ही नहीं होगी जब तक मेरा सीनियर उसे उसी सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके अप्रूव ना कर दे, क्लिक करके अप्रूव ना कर दे। तो ये तो हो गया कि मैंने ऑपरेशन फंक्शन के अंदर ही मेरा इंटरनल कंट्रोल डाल दिया। इसका दूसरा ऑप्शन हो सकता था मैनुअल वाला कि अब मेरे सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, मेरे सॉफ्टवेयर में ऐसा फंक्शन नहीं है कि वो एंट्री ऑटोमेटिक सीनियर के पास चले जाएगी। तो मैं हर एक जर्नल एंट्री का प्रिंट आउट लूंगा और प्रिंट आउट करा के उससे साइन करूंगा फिजिकल डॉक्यूमेंट पे, तो वो काम तो बहुत खराब हो जाएगा। इससे बढ़िया आप अपना कंट्रोल ऑपरेटिंग फंक्शन इटसेल्फ में डाल दो। ठीक है सर, तो इंटरनल कंट्रोल का भी रिव्यू का क्वेश्चन आ जाए, वैसे कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है, पर अपन सीधी बात है सर, अपन को डीडीओ चेक करना होता है, डिजाइन डिस्क्रिप्शन, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाला पॉइंट नहीं है, पर ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिव एफिशिएंसी, और वो देखना है कि इंटरनल कंट्रोल थ्रू आउट द पीरियड साल भर चल रहा है नहीं चल रहा, उसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है, और ऑपरेटिंग फंक्शन के अंदर ही डाल दो। सर इंटरनल ऑडिटर को हमेशा इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस मेंटेन करके चलना है। इंटरनल ऑडिटर को हमेशा इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस हमेशा मेंटेन करके चलना है। तो सर कुछ कोर फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, वो हमेशा इंटरनल ऑडिटर को रखना है। इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये हमेशा फॉलो करके चलना है। सर उसको इंडिपेंडेंस रहना है, तो कहने के लिए वो इंडिपेंडेंट होता है, पर असली में तो वो इंडिपेंडेंट होता नहीं, क्योंकि कंपनी का एम्प्लॉय ही होता है एक तरीके से, या फिर कंपनी का थर्ड पार्टी भी है तो भी वो कंपनी से इन्फ्लुएंस होता है। पर फिर भी ये बोल रहा है, इसका इंडिपेंडेंस फिर भी ये बोल रहा है कि एटलीस्ट तुम इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करो, कि किसी के भी बायस में ना हो, किसी के भी इन्फ्लुएंस में ना हो, किसी के भी इन्फ्लुएंस में ना हो। सो फ्री फ्रॉम एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोशिश यही करो। नॉट बाय माइंड बट बाय ऑल्सो अपीयरेंस, ये अपने ऐसे दोस्तों में पढ़ लिया था कि माइंड से और अपीयरेंस से दोनों तरफ से तुमको इंडिपेंडेंट रहना है, किसी के भी अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर प्रेशर में आपको नहीं आना है। ठीक है ना, और ये अपन अभी पढ़ लेंगे, ये वाला ये नीचे आ जाएगा, अब फिर भी ये नीचे आ जाएगा, पर मैं बताता हूँ क्योंकि आपको इंटरनल ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना है, इस वजह से आप जब इसकी रिपोर्टिंग लगाओगे, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो हाईएस्ट लेवल का बंदा है ना, जैसे सीईओ हो गया, ऑडिट कमेटी हो गया, तो इंटरनल ऑडिटर उनको रिपोर्ट करेगा, हर किसी तुच्छे उच्छे आदमी को रिपोर्ट नहीं करेगा। तो इंडिपेंडेंस भी होना है, इंटीग्रिटी भी, ऑब्जेक्टिविटी भी। तो इंटरनल ऑडिटर को इंटीग्रिटी भी रखनी है, कि मतलब उसको कोई भी गलत कामों में, गलत रिपोर्ट में नहीं होना, ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है, कहीं पे भी कमीशन वगैरह नहीं खाना, इस तरह की चीजें, ऑनेस्ट ट्रूथफुल होना है, हाई इंटीग्रिटी का, फेयर इन ऑल डीलिंग की कभी भी कहीं रिश्वत वगैरह ना ले, फेयर रहना है बिल्कुल, उसको भी कोई भी पर्सनल बेनिफिट का काम ना करे। फिर ऑब्जेक्टिविटी की, उसको कभी भी कहीं पे बायस नहीं होना, नॉट अलाउ प्रेजुडिस बायस। अब सर यहाँ पे आ गया है अपना, अब एक पॉइंट ये है कि जो काम इंटरनल ऑडिटर ने खुद ने करा है, वो उसको रिव्यू नहीं कर सकता। अब सर उसकी बात आ गई, उसके बाद आ गई कि इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट किसको करेगा। तो सर देखो, दो तरह की रिपोर्टिंग होती है, तो हमेशा दो तरह की रिपोर्टिंग होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एक होती है सर फंक्शनल रिपोर्टिंग, जो मेन रिपोर्टिंग होती है, फंक्शनल रिपोर्टिंग होती है। फिर सर एक होती है अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग, जो कोई खास नहीं होती, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग। तो सर इंटरनल ऑडिटर, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर को अपन को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखना है, तो अपन हर किसी को रिपोर्ट नहीं करा सकते कि बीच में कोई भी बंदा है आलतू फालतू, इंटरनल ऑडिटर उसको रिपोर्ट करा, नहीं भाई। इंटरनल ऑडिटर कोई भी गलतियां निकाल रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है। तो एक फंक्शनल रिपोर्टिंग होती है, जो मेन रिपोर्टिंग होती है, वो फंक्शनल रिपोर्टिंग, जैसे वो फॉर एन एग्जाम्पल वो कर सकता है बिल्कुल TCWG को, जैसे हो गई ऑडिट कमेटी हो गई, सीईओ हो गया, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सॉरी यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सीईओ भी हो सकता है, पर आईसीए ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बोला, ठीक है। तो जो हाईएस्ट TCWG कौन होते हैं, ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो फंक्शनल रिपोर्टिंग जो होगी ना, वो ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकता है। और सर यही अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग हो, कि मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग ये होता है कि यार उसके फंक्शन के रिलेटेड कोई काम नहीं है, बस ऐसा ही है कि वो उस यूनिट पे काम कर रहा है, तो कुछ थोड़ी बहुत चीजें रिपोर्ट कर देगा, बाकी इतना खास जो मेन जो बॉस होंगे, उसके मेन बॉस होंगे, वो ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। तो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग मेरा डिटेल में समझाऊंगा नहीं, कोई मतलब नहीं फास्ट ट्रैक के अंदर, तो फास्ट ट्रैक में भी क्या समझाना बेटा, उनको कोई सेंस नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग कर सकता है सीईओ हो गया, कंपनी का सीईओ को, कंपनी के CFO को, कंपनी के MD को, इन सबको, ठीक है ना। तो मतलब ये भी है तो हाईएस्ट लेवल वाले बंदे ही, पर ये ज्यादा हाईएस्ट है। तो दो तरह की रिपोर्टिंग होती है, फंक्शन और ये फंक्शनल और एडमिनिस्ट्रेटिव। फंक्शन ऑडिट जो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल वाले TCWG, ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव में CEO, CFO, MD, इनको मतलब वो रिपोर्ट करेगा तो बिल्कुल हाईएस्ट वाले बंदों को करेगा, कोई भी उसको गलती मिल रही है, कुछ भी मिल रही है, तो हाईएस्ट वाले बंदों को बताएगा। अगर वो बीच वाले किसी बंदे को बताता तो वो शायद ध्यान ही नहीं देता इसकी बातों पर, या फिर उसकी खुद की गलती निकाल देता किसी बीच वाले बंदे की, तो वो कैसे सुनता उसकी बातें, वो उसकी बातें नहीं सुनता इंटरनल ऑडिटर की,
ठीक है ना, इसलिए उसको इंडिपेंडेंट रखना है तो हाईएस्ट लेवल वाले बंदे को रिपोर्टिंग कराओ। ठीक है, ये बनाना हो तो मैं मिटा रहा हूँ। तो ये रहा सर, वो लिस्टेड कंपनी के अंदर टीसीडब्ल्यूजी को करेगा जैसे ऑडिट कमेटी बोर्ड, अदर के अंदर सीईओ सीएफओ एमडी को करेगा। ठीक है ना सर। अब ये क्वेश्चन है कि आइडियल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए सर। दो तरह की रिपोर्टिंग होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनल, उसके अंदर जो आपकी कहा गया एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग वो सीईओ सीएफओ एमडी वगैरह को कर सकता है, और कहा गया एक और वाला ऑपरेशनल रिपोर्टिंग जो फंक्शनल रिपोर्टिंग ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कर सकता है। तो ये वाला मैंने पॉइंट पढ़े। साथ में इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंस कैसे रह सकता है, इंटरनल ऑडिटर को इंडिपेंडेंट कैसे रह सकता है, क्योंकि उसको इंडिपेंडेंट रहना है तो कैसे रहेगा, तो फालतू बात है कि उसको फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस रहना है, तो वो कैसे रह सकता है। फर्स्टली उसको देखना है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर उसे अलाउ करेगा क्या कि इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिवली वो काम करे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर उसे अलाउ करेगा क्या इंडिपेंडेंट रहने के लिए। कैसे अलाउ करेगा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, कि अगर मैं कभी भी बीइंग एन इंटरनल ऑडिटर, अगर मैं कभी भी ऑडिट कमेटी से बात कर सकता हूं, कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात कर सकता हूं, तो मैं कंपैरेटिवली इंडिपेंडेंट रहूंगा कि कभी भी कोई दिक्कत आई तो मैं उनसे बात करूंगा, कभी कोई दिक्कत आई तो उनसे बात कर लूंगा। पर अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि मैं उनसे बात ही नहीं कर सकता, तो भाई मैं इंडिपेंडेंट शायद न रह पाऊं। जो मेरी रिपोर्टिंग होगी वो हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी को होगी, अपनी बात हो गई है। साथ में अब मेरे को काम करने के लिए, अब मैं इंटरनल ऑडिटर हूं, मेरे को काम करने के लिए जो जो रिसोर्सेज बजट सपोर्ट चाहिए होगा वो तुमको देने पड़ेंगे विदाउट एनी प्रेशर तुमको देने पड़ेंगे। ठीक है सर, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ओल्ड कोर्स में आया। बता सर इंटरनल ऑडिटर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इंटरनल ऑडिटर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इसको याद करो सर। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल जो आता है ना, सबका खाना खाते हुए तो देखते होंगे तुम भी यार, मैं तो वही देखता हूँ। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके अंदर जो पोपटलाल है, पोपटलाल कौन है, सीए है, पोपटलाल कौन सीए। तो उसमें क्या बढ़िया क्वालिटी है कि एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, साथ में एक्टिंग भी कितनी अच्छी करता है, तो वैसे ही क्वालिटी होनी चाहिए, वैसे ही इंटरनल ऑडिटर की भी वैसी क्वालिटी होनी चाहिए। वो ऑलराउंडर होना चाहिए, उसे सब कुछ आना चाहिए, तो क्वेश्चन आ जाए कभी भी क्वालिटी क्या होती है इंटरनल ऑडिटर की, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई क्वालिटी जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट में जो तारक मेहता है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीए, वो वैसी क्वालिटी होनी चाहिए। तो सीए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सीएम टीएमओसी, के मत लगाना, बस यहाँ पे टीएमओसी है। तो सीए जो है ये सी हो गया, तो मतलब सी से हो गया कंट्रोल सिस्टम, उसको सारे के सारे कंट्रोल को इवेल्युएट करना आना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल कंट्रोल हो, अकाउंटिंग कंट्रोल है, मैनेजमेंट ऑपरेशनल कंट्रोल, कोई सा भी कंट्रोल है, उसको सारे कंट्रोल को इवेल्युएट करना आना चाहिए, चाहे वो मैनेजमेंट कंट्रोल हो, फाइनेंशियल कंट्रोल हो, अकाउंटिंग कंट्रोल हो, उसकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, उसको सब कुछ इवेल्युएट करना आना चाहिए। सी ए से अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की नॉलेज, कि उसको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की नॉलेज बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, अकाउंटिंग भी अच्छे से आनी चाहिए, फाइनेंस भी अच्छे से आना चाहिए। टीएमओसी, टी से टेक्निकल, कि भाई उसको सारी टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए, लॉ, रेगुलेशन, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, सारी नॉलेज होनी चाहिए, कॉमर्स, लॉ, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, सारी नॉलेज उसको होनी चाहिए। एम से मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल, उसकी मैनेजमेंट स्किल अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, मतलब क्योंकि वो लोगों से डील करेगा, लोगों से डाटा लेगा, उनको सजेशन देगा, इंप्रूवमेंट देगा, इंटरनल ऑडिटर है ना क्योंकि वो, तो उसको लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, उनको अच्छे से मैनेज कर पाए, सो एबिलिटी टू डील विद द पीपल। ओ से ऑपरेशनल नॉलेज, उसको फाइनेंशियल के साथ साथ ऑपरेशनल नॉलेज भी होनी चाहिए कि धंधा कैसे चलाना चाहिए, मशीन कैसे ऑपरेट करती है, ये मशीन में सही टाइम पे फ्यूल नहीं दे रहे तो उसको सब आना चाहिए, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एंड नॉन मॉनेटरी ऑपरेशनल कंट्रोल भी आना चाहिए। सी से कॉन्फिडेंशियलिटी, उसको मैटर को कॉन्फिडेंशियल रखना है तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी वाली भी क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि बीइंग एन ऑडिटर उसे सारे मैटर कॉन्फिडेंशियल रखने हैं, ठीक है सर। तो ये सारी चीजें उसमें आनी चाहिए। सर अपन ने क्या पढ़ा, सीए टीएमओसी, सीएम टीओसी। सी से क्या था, अपन ने पढ़ा था सी से कंट्रोल आना चाहिए, कंट्रोल जो भी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए कंट्रोल में, मैनेजमेंट कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंट्रोल सारे होने चाहिए। ए से सर अपन ने पढ़ा उसको अकाउंटिंग नॉलेज, सी से कंट्रोल हो गया, ए से अकाउंटिंग, सी से कंट्रोल, ए से अकाउंटिंग। टी से टेक्निकल, सी से कंट्रोल, ए से अकाउंटिंग, टी से टेक्निकल, सी से कंट्रोल, ए से अकाउंटिंग, टी से टेक्निकल। एम से मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, ओ से ऑपरेशन, सी से कम्युनिकेशन, ओ से ऑपरेशन, सी से कॉन्फिडेंशियल, सॉरी सी से कॉन्फिडेंशियल, ओ से ऑपरेशन, सी से कॉन्फिडेंशियल। मेरी बैटरी चलेगी, बैटरी। अरे भाई मेरा
चलो सर, अब देखते हैं कि हु डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट, के इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, एक तरह से कि उसको क्या क्या कवर करना है और क्या फाइनली अचीव करना है, वो डिफाइन कौन करेगा। सीधी बात है, जब कंपनीज के अंदर कंपनीज एक्ट का रूल लग रहा है कि कंपलसरी ऑडिट कराना, जब कंपलसरी ऑडिट क्या इंटरनल ऑडिटर रखना कंपलसरी है, वो जो लिस्टेड कंपनी और बड़ी बड़ी कंपनी पड़ी, उस केस के अंदर ऑडिट कमेटी एंड या फिर बोर्ड, या तो ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड, अगर मतलब ऑडिट कमेटी एग्जिस्ट नहीं करती तो बोर्ड होगा, अदरवाइज ऑडिट कमेटी। सो ऑडिट कमेटी और बोर्ड डिसाइड करेगी किसके साथ, चीफ इंटरनल ऑडिटर के साथ मिलकर डिसाइड करेगी। और बाकी अदर केस के अंदर की जब इंटरनल ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है तो जो भी उसे अपॉइंट कर रहा है वो ही बता देगा कि तुझे क्या क्या कवर करना है, तेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, बात खत्म। के बाद पढ़ते हैं सर मैनेजिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। सर उसके बाद कि उसको क्या क्या चीजें फॉलो करनी, क्रिटिकल एक्टिविटीज आर एस फॉलोज, कि उसको ये चीजें क्रिटिकली ये चीजों का ध्यान रखना है इंटरनल ऑडिट को करते वक्त, या इंटरनल ऑडिट का प्लान वगैरह बनाते हो, ये चीजों का ध्यान रखना है। बहुत सिंपल है सर, देखो सबसे पहले मैं प्लान बनाऊंगा कि मुझे ऑडिट इंटरनल ऑडिट कैसे करनी है। मतलब इंटरनल ऑडिट करते वक्त मुझे कौन कौन सा स्टाफ चाहिए होगा, कौन कौन सा एक्सपर्ट चाहिए होगा। मैं प्लान बनाऊंगा कि मुझे इंटरनल ऑडिट कैसे करनी है, मतलब मुझे कौन कौन सा स्टाफ चाहिए होगा, कौन कौन सा एक्सपर्ट चाहिए होगा, कौन कौन सा स्टाफ चाहिए होगा, कौन कौन सा एक्सपर्ट चाहिए होगा। अब ये दोनों जो भी काम करेंगे उसे मैं मॉनिटर करूंगा और फाइनली ऑडिट होने के बाद जो भी स्टेक होल्डर है उन्हें कम्युनिकेट कर दूंगा। ऑडिट होगा जो भी स्टेक होल्डर है उसे कम्युनिकेट कर दूंगा, कम्युनिकेट की स्टेक होल्डर। तो सर क्रिटिकल एक्टिविटीज क्या क्या होगी इंटरनल ऑडिट के अंदर, बहुत सिंपल है। स्टेप्स देखो, तुम स्टेप्स समझो, स्टेप्स की तरह समझो इनको। सबसे पहले मैं प्लान करूंगा कि ऑडिट कैसे करनी चाहिए। मतलब मुझे कौन कौन सा स्टाफ चाहिए, कौन कौन सा एक्सपर्ट चाहिए, अब उन्होंने जो काम करा उनको मॉनिटर करूंगा, और जैसे ही ऑडिट हो गई कम्युनिकेट कर दूंगा कि स्टेक होल्डर के साथ, तो बस वही वाला पॉइंट है सर। ये देखो ओवरऑल प्लान स्कोप मेथोडोलॉजी क्या होगा, पहले मैं वो डिफाइन करूंगा, प्लान क्या होगा मेरा, स्कोप मेथोडोलॉजी क्या होगा वो डिफाइन करूंगा। फिर उसके बाद प्लान में मैं देखूंगा कि मुझे कौन सा स्टाफ चाहिए, कौन सा एक्सपर्ट चाहिए। तो ये देखो कि मैं प्लान और एक्वायर करूंगा, ट्रेनिंग डेवलप करूंगा, जो भी प्रोफेशनल स्टाफ मुझे चाहिए उसका, जो भी प्रोफेशनल स्टाफ चाहिए उसको, ठीक है, उनको मैं प्लान करूंगा, एक्वायर करूंगा, उनको ट्रेनिंग भी दूंगा। तो मतलब कौन कौन सा मुझे स्टाफ चाहिए, उनको ट्रेनिंग वगैरह एक्वायर करूंगा। तो प्लानिंग में देखूंगा कौन कौन सा स्टाफ चाहिए, कौन कौन सा एक्सपर्ट चाहिए, तो वही देखूंगा कि क्या मुझे किसी एक्सटर्नल एक्सपर्ट की जरूरत है क्या इस ऑडिट के अंदर। तो ये 3 पॉइंट होगा। इसमें पहले प्लान करूंगा कि मुझे कौन सा स्टाफ चाहिए, कौन सा एक्सपर्ट चाहिए, कौन सा स्टाफ, कौन सा एक्सपर्ट चाहिए। अब उन्होंने जो काम करा उसको मैं मॉनिटर करूंगा, उनको मॉनिटर करूंगा, तो मॉनिटर द वेरियस ऑडिट असाइनमेंट कि वो सही से एग्जीक्यूट हो रही है नहीं हो रहे। और फाइनली होने के बाद मैं रिपोर्टिंग कर दूंगा की स्टेक होल्डर्स को, कम्युनिकेट एंड एंगेज ऑल द की स्टेक होल्डर की कितनी ऑडिट हो गई है, कितना पे खत्म हो जाएगी, वो सब चीज में कम्युनिकेट कर दूं। ठीक है, और बाकी लास्ट वाला पॉइंट है कि बस क्वालिटी, तुम थोड़ी क्वालिटी बनाए रखना, क्वालिटी के लिए एक प्रोग्राम बनाए रखना कि जो भी आप इंटरनल ऑडिट करो वो क्वालिटी के हिसाब से हो। डन सर। सर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड, अकाउंटिंग फंक्शन और फाइनेंशियल रिकॉर्ड के लिए इंटरनल ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सर इसमें 3 पॉइंट तो इंडिपेंडेंस के सर, इंडिपेंडेंस के पॉइंट है मतलब कि भाई इंटरनल ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट मतलब एक वो बायस नहीं होना, वो वाला मतलब तो है कि अनड्यू बायस, इन्फ्लुएंस नहीं होना किससे, वो तो है। साथ में उसका इंडिपेंडेंट का मतलब है कि उसको एग्जीक्यूटिव फंक्शन से या फिर अकाउंटिंग फंक्शन जो भी है इनसे इंडिपेंडेंट रहना, इनके साथ नहीं करना। मतलब वो अकाउंटिंग स्टाफ से इंडिपेंडेंट रहेगा कि उसको खुद को अकाउंटिंग करने नहीं बैठ जाना कि वो अकाउंटिंग भी वही कर रहा है, रिव्यू भी वही कर रहा है, ना, उसको खुद को अकाउंटिंग नहीं करनी, उसको बस उसको रिव्यू करना है। खुद को एग्जीक्यूटिव काम खुद को एग्जीक्यूट नहीं करना, कोई भी काम खुद को एग्जीक्यूट नहीं करना। जैसे अपन ने पढ़ा था कि इंटरनल ऑडिटर देखेगा कि लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है, ये पढ़ा था अपन ने। तो वो लॉ एंड रेगुलेशन के कंप्लायंस को बस चेक करेगा कि वो लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा। कभी कंपनी बोल दे कि तुमको खुद को लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस तुमको खुद को करना है, कि तुमको जितने भी जीएसटी के रिटर्न होते हैं, इनकम टैक्स के रिटर्न होते हैं, वो तुम फाइलिंग खुद करोगे। तो इंटरनल ऑडिटर ये काम नहीं करेगा, वो एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा वो काम को, वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। अकाउंटिंग भी वो खुद नहीं करेगा, वो उनको बस रिव्यू करेगा, मतलब वो इंडिपेंडेंट रहेगा, वो इन सबसे इंडिपेंडेंट रहेगा। तो 3 पॉइंट तो हो गए इंडिपेंडेंस के कि भाई उसको इंडिपेंडेंस स्टेटस बनाए रखना है। मतलब कैसे बनाए रखना है, उसको अकाउंटिंग स्टाफ से इंडिपेंडेंस रहना है और खुद को एग्जीक्यूटिव फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना है, तो उसको इंडिपेंडेंट रहना। 3 पॉइंट हो गए इंडिपेंडेंस के। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरनल कंट्रोल को कंटिन्यूअस एग्जामिन करना है, मेंटेन एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बाय कंटिन्यूअसली एग्जामिनेशन।
मतलब एक तरह से उसको मेंटेन नहीं करना होता इंटरनल कंट्रोल, उसको मेंटेन तो बस इन्होंने बोला कि मेंटेन इस तरह से करना है तुमको कि असली में इंटरनल कंट्रोल बनाएगा कौन, कंपनी बनाएगी और वही मेंटेन करेगी, पर उसको बस उसका कंटिन्यूअस एग्जामाइन करना है, उसको एग्जामाइन करना है कि इंटरनल कंट्रोल अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। साथ में उसको जो भी मैनेजमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज वगैरह बनाई है उन पॉलिसीज को अप्रेज करना है, मतलब इवेल्युएट करना है उन पॉलिसीज, जो भी मैनेजमेंट की पॉलिसी उसको अप्रेज करना है कि कोई भी डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई भी डेफिशिएंसी तो नहीं है, अगर डेफिशिएंसी है तो मैनेजमेंट को बताएगा। साथ में उसको नॉलेज से अप टू डेट रहना है और कोई भी नॉलेज उसको ऐसी मिली जो मैनेजमेंट को बतानी चाहिए, उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नॉलेज ऐसी मिली जो मैनेजमेंट को बतानी चाहिए तो बता देगा। सो इट विल क्लोजली वर्क विद द मैनेजमेंट एंड कीप देम अप टू डेट, कीप देम अप टू डेट, कि कोई भी नई नॉलेज मिली, ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट मिला, कोई भी यूज हुआ तो वो मैनेजमेंट को बता देगा, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है सर। तो इसको याद करना कैसे सर? वैसे तो याद हो गए 3 पॉइंट तो सिंपल याद हो गए, 2 पॉइंट और याद करने। 3 पॉइंट तो इंडिपेंडेंट याद हो गए कि उसको इंडिपेंडेंट स्टेटस रखना, अकाउंटिंग फंक्शन में खुद को इन्वॉल्व नहीं होना, एग्जीक्यूटिव फंक्शन में खुद को इन्वॉल्व नहीं होना। तो 3 पॉइंट तो इसके हो गए। उसके बाद तुम इसको याद ऐसे कर लो कि वो इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करेगा, अगर कोई भी डेफिशिएंसी मिली तो मैनेजमेंट को बताएगा, कोई भी डेफिशिएंसी मिली तो मैनेजमेंट को बताएगा। इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करेगा, अगर कोई भी डेफिशिएंसी मिली, अगर कोई भी डेफिशिएंसी मिली, अगर कोई भी डेफिशिएंसी मिली तो वो मैनेजमेंट को बताएगा, तो वो मैनेजमेंट को बताएगा। तो इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करेगा, कोई भी डेफिशिएंसी मिली तो मैनेजमेंट को बताएगा, इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करेगा, कोई भी डेफिशिएंसी मिली तो मैनेजमेंट को बताएगा। तो बस वही हो गया, इंटरनल कंट्रोल कंटिन्यूस एग्जामिन करना है, कोई भी डेफिशिएंसी मिली, मतलब कोई भी डेफिशिएंसी मिली उसके मैनेजमेंट की पॉलिसी में तो मैनेजमेंट को बताएगा, मैनेजमेंट को अप टू डेट वो रखेगा। बात सब खत्म सर। चलो ये हो गया अकाउंटिंग और फंक्शन फाइनेंशियल रिकॉर्डेड। देखो सर मैं एक और चीज बता दूं, ये क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है तो मैंने तुमको पहले ही बताया कि ये फास्ट ट्रैक बैच है यार, नाम से पता पड़ा होगा ये फास्ट ट्रैक बैच है। मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, फास्ट ट्रैक है ना यार, मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि फास्ट ट्रैक है, फास्ट समझो। नहीं सर हमको हर एक चीज धीरे धीरे करनी है, हर एक चीज प्यार से करनी है, तो तुम हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच अवेलेबल है या फिर मेरा रेगुलर बैच भी अवेलेबल है, तुम जो चाहो ले सकते हो। दोनों के अंदर बहुत धीरे धीरे कराया सब कुछ, एक एक क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन यहाँ पे भी कर रहे सब समझ रहे, पर वहाँ पे एक एक वर्ड को पोस्टमार्टम करके कराया, हर एक चीज को बार बार याद कराया है, हर एक चीज को बार बार याद कराया, बार बार समझाया है, एमसीक्यू सॉल्व कराया, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से। अगर तुमको फास्ट ट्रैक नहीं जम रहा है तो तुम ये ले लेना, ठीक है ना। बाकी अगर तुमको फास्ट ट्रैक जम रहा है थोड़ा जल्दी कर सकते। और सर बाकी ना एक मैं आपको चीज बता दूं, वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हर बार बताता हूं सर। देखो आपको पूरा का पूरा फ्री फास्ट ट्रैक बेस्ट तो मिल ही रहा है एक तरह से, ठीक है ना, पूरा फ्री फास्ट ट्रैक है मिल ही रहा है जिसमें अपन कर रहे। देखो चीजें यार, देखो फ्री फास्ट ट्रैक बैच है तो मतलब ऐसा नहीं फास्ट ट्रैक है, मतलब मेन तो फास्ट तो होगा ही होगा ना चीज यार, समझो तुम वो चीज समझ रहे होंगे ना। फास्ट के बिना मैं कैसे कर लूंगा फिर फास्ट ट्रैक का मतलब क्या रहा, वरना रेगुलर बैच पढ़ा है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है तुम वो देखो, वरना वो लोगे तो मैंने फिर आराम आराम से कराया वहां पर तो सब कुछ। अभी फास्ट है थोड़ा दौड़ना तो पड़ेगा, पर फिर भी आई होप सब समझ आ रहा होगा। तो मैंने आपको बोला है 2 पोर्शन होते हैं देखो यार ऑडिट के, एक अदर ऑडिट पोर्शन होता है इन जनरल, मैं तुमको ऑनेस्ट बताऊंगा, देखो सब कुछ ऑनेस्ट बताऊंगा मैं तुमको। एक अदर ऑडिट होता है एक जनरली पोर्शन, और एक पोर्शन होता है अपना जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोल दो, जो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर 11 तक है, ऐसे एसआरई। तो ये अदर ऑडिट तो फास्ट ट्रैक के अंदर बड़े ही प्यार से, बड़े ही अच्छे से सब कुछ कवर होगा। इसका मैं बोल रहा हूँ कि इसके अलावा और कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत सही है, ये मैं बहुत अच्छे से करा सकता हूँ फास्ट ट्रैक में, बहुत अच्छे से कराऊंगा भी, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। रही बात इंगेजमेंट स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं अपन, इंगेजमेंट स्टैंडर्ड जो एसए होता है, एसआरई होता है, एसआरएस होता है, एसएई होता है। देखो मैं कोशिश करूंगा फास्ट ट्रैक में कराऊं, पर ये वाले ना मैं केवल तुमको मैराथन वे में करा पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा, मैं तो कराऊंगा मेरे तरह से। ये वाले तो बिल्कुल फास्ट ट्रैक में अच्छे से कराऊंगा, पर ये वाले थोड़ा मैराथन वे में, क्योंकि इंगेजमेंट स्टैंडर्ड ये अकेले 50 मार्क्स के आते हैं, ये अकेले 50 मार्क्स के आते हैं भाई, बहुत ज्यादा समझो तुम। 50 मार्क्स आईसीएस में इतना डीप में घुसता है, इन्हीं में स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, ये तो मैं बोल रहा हूँ इनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तुम भूल जाओ मैं कराऊंगा सब ठीक है। इनके अंदर आईसीएस इतना डीप में घुस जाता है, कभी इतना डीप के अंदर घुस जाता है कि तुम कहीं ना कहीं एमसीक्यू वगैरह से वरना कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे इसके अंदर, मुझे वो लगता है। तो वो मैं फास्ट ट्रैक में करा भी दूंगा ना, यूट्यूब पे घास काटना हो जाएगा, सीधी बात है। तुमको भी फिर एग्जाम देने के बाद मजा नहीं आएगा, और मेरे को भी मेरा भी कहीं ना कहीं नाम जाएगा, खराब होगा गया, ये पढ़ाया उसमें से क्या हो गया, वो मुझे भी तो देखना पड़ेगा, और तुमको भी, तुम्हारा भी नुकसान होगा उसमें। तो इस केस के अंदर मैं तुमको मैराथन बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगा, जो बच्चों का है कि नहीं मैं मेरी तरफ से कराऊंगा। बट इसमें मेरी रिक्वेस्ट है एक, अगर तुमको सही लगे तो तुम्हारी इच्छा है भाई देख लो, बट एज ए बिग ब्रदर ही मान लो, मेरा सजेशन ये रहता है कभी ऐसा इसमें कभी कॉम्प्रोमाइज मत करके जाना कभी भी। तुम खुद से भी इसको अच्छे से पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, अदरवाइज हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच अवेलेबल है या फिर रेगुलर बैच अवेलेबल है, आप इसमें से कुछ भी ले लो। बहुत नॉमिनल प्राइस पे ये, तुम सोचो कि 8-8 10-10 हजार,
एक बेचनी है इतने का, इतना का तो मुझे लगता है सब कुछ हो जाएगा। मतलब बहुत नॉमिनल प्राइस पे, देखो मैं भी प्राइस कमिट नहीं कर रहा हूँ, पर तुम गारंटीड बोल रहा हूँ, तुम लोगों को इतना नॉमिनल लगेगा ना कि इस रेट पे कोई मिल ही नहीं सकता है। तुम जाओ एक बार पीडब्ल्यू की वेबसाइट चेक करो, पीडब्ल्यू की ऐप चेक करो, बहुत नॉमिनल, तुम खुद बता देना तुमको महंगा लग जाएगा वाला, तो वो जेन्युइन है, मतलब पहले ही बहुत सस्ते में चल रहा है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, तो तुम जाओ, मेरा ये सजेशन रहेगा कि इसको एग्जाम ओरिएंटेड रेगुलर बैच से कर लेना, उसके अंदर अपन ने बहुत अच्छे से, बहुत 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 अच्छे से, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ले लेना। इसमें अप्रोक्सीमेटली ये अपन ने कराए हुए ये अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चल रहा हूँ 45 to 50 आवर्स के अंदर अपन ने सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से, बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से, विथ रिवीजन अपन ने यहाँ पर कराए हुए हैं सारे एमसीक्यू सब कुछ के साथ मिला के। ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम ले सकते हो, अदरवाइज मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा, वो तुम्हारे ऊपर। देखो मैं तो इसको मैराथन वे में कराऊंगा, यूट्यूब पे आएंगे, तो वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है सर। और सर बच्चों का ये भी क्वेश्चन आता है, सर ये वाला जो अबेरॉइड का फास्टैग बैच कराओगे ये अप्रोक्स कितने आवर्स का होगा? तो ये ऑन एंड अप्रोक्स जितना मुझे पता है कि ये 25 आवर्स के समथिंग का ये वाला अबेरॉइड का हो जाएगा। और ये वाला अगर तुम एग्जाम ओरिएंटेड लोगे तो 45 to 50 आवर्स एक्स्ट्रा चले जाएंगे। अदरवाइज मैराथन में मैं ये सारा का सारा अप्रोक्सीमेटली 13 to 14 आवर्स में करा दूंगा। 14 to 15 मान लो तुम, ज्यादा 14 ही मान के चलो, 14 आवर्स में मैं करा दूंगा। ठीक है, तो या तो तुम 25 + 14 का कॉम्बो बन जाएगा तुम्हारा, या 25 + 45 का कॉम्बो बन जाएगा, वो तुम देख लेना। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है सर, चलो। तो बेशरम लोगों, इतनी इतनी मतलब ऐसा गला फाड़ फाड़ के इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए फ्री के अंदर, ना वीडियो तुम लाइक करते हो ना कमेंट करके बताते हो, कितने बेशरम लोग हो भाई, पत्थर दिल लोग हो, कम से कम वीडियो लाइक तो कर दिया करो। और भाई एक तुमको कमेंट करके मैंने इतनी बार बोला, मुझे ये बता दिया करो भाई तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट है, किस अटेम्प्ट में तुम सीए बनने की सोच रहे हो, ताकि मुझे पता पड़े कि सर किस अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए मुझे अब क्या चीज़ें लानी है, कौन से अटेम्प्ट के बच्चे भी ज़्यादा आ गए। ठीक है ना, कुछ एडिशनल स्पेसिफिक कुछ यूनिक चीज़ आएगी फिर, तो मुझे कमेंट में याद से बताना। चलो सर अब शुरू करते हैं वापस से। कंपनी आस्क्ड इट्स इंटरनल ऑडिटर को, कंपनी ने इंटरनल ऑडिटर को बोला कि तू हमारा कंप्लाइंस कर, तू लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लाइंस तू खुद कर, कि जो भी रेगुलेटर को इन्फॉर्मेशन मांग रहा है सेबी वेबी, वो इन्फॉर्मेशन तू उन्हें सप्लाई कर। तो क्या वो ये करेगा? नहीं भाई, वो उसको केवल रिव्यू करता है, वो खुद एग्जीक्यूटिव फंक्शन में नहीं आएगा। नॉट अज्यूम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज और ऑपरेट द कंप्लाइंस, वो इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। सर अब स्टेप्स क्या होती है इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर, क्या क्या स्टेप है, क्या क्या स्टेप उसको रखनी होती है? सर इंटरनल ऑडिट करते वक्त 5 स्टेप दी हुई है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले कोई भी ऑडिट करते वक्त उसको बिजनेस की नॉलेज लेनी है, फिर उसको प्लानिंग करनी है, फिर वो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेगा, उसके ऊपर चेकिंग लगाएगा, ऑडिट चेक लगाएगा, और फाइनली रिपोर्टिंग कर देगा। फाइनल रिपोर्टिंग 5 स्टेप है, बहुत सिंपल है सर, 5 स्टेप ये बहुत ज्यादा सिंपल है। पहले बिजनेस को समझेगा, पहले वो बिजनेस को समझेगा, पहले वो बिजनेस को समझेगा, पहले बिजनेस को समझा, उसके बाद प्लानिंग करी। सबसे पहले ऑडिट करनी है तो बिजनेस को समझेगा, फिर उसके बाद उसकी प्लानिंग करेगा कि कैसे ऑडिट करनी है, प्लानिंग करनी है, फिर डाटा लेगा, उस पर चेकिंग करेगा, डाटा लेगा, उस पर चेकिंग करेगा, डाटा लेगा, उस पर चेकिंग करेगा, तो रिक्वायर डाटा को गैदर करेगा, उस पर चेकिंग करेगा, फाइनली रिपोर्ट करेगा, फाइनली रिपोर्ट कर देगा। ठीक है सर। अब सर स्टेप 1, अब स्टेप 1, तो सर उसको नॉलेज कैसे लेनी है बिजनेस वगैरह की, बिजनेस की नॉलेज कैसे लेगा? वो मीटिंग करेगा टाइम टाइम टीसीडब्ल्यू वगैरह के साथ, बिजनेस के डॉक्यूमेंट पढ़ लेगा, थोड़े बहुत आईटी सिस्टम वगैरह देख लेगा कि बिजनेस के डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट, ये सब पढ़ के, मतलब फालतू फालतू चीजें ध्यान मत दो, ये सब चीजें करके कुल मिला के थोड़े बहुत नॉलेज ले लेगा। उसके बाद स्टेप 2, वो ऑडिट की प्लानिंग करेगा। ऑडिट की प्लानिंग कैसे करेगा? कि मतलब जो भी वो ऑडिट का प्लानिंग डिसाइड करेगा कि मैं कौन से महीने में क्या क्या चेकिंग करूंगा, मेरा क्या क्या स्कोप होगा, वो सब। पर जो भी तुम्हारा ऑडिट का स्कोप होगा वो अप्रूव होना चाहिए ऑडिट कमेटी और बोर्ड के थ्रू। और जो भी तुम्हारा प्लान है वो डिटेल प्लान तुम केएमपी के साथ शेयर कर देना पहले, कि तुमको ये डाटा चाहिए होगा, तो तुम प्लानिंग कर लेना। फिर रिक्वायर इन्फॉर्मेशन गैदर करो और चेक कर लेना कि जो भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो वो करेक्ट हो और उसकी इंटीग्रिटी हो, और इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स आई, यानी कि इनडायरेक्ट थ्रू आ रही है। और उनको एडवांस में बता देना कि तुमको कब कब कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ताकि वो इन्फॉर्मेशन तैयार करके रखेंगे। फिर उसके बाद फाइनली तुमको ऑडिट की चेकिंग करनी है। वही ऑडिट की चेकिंग जैसे होता है ना, एनालिटिकल प्रोसीजर करने हैं, सैम्पलिंग करनी है, तो वो SIA दे दे, स्टैंडर्ड इंटरनल ऑडिटिंग 6, 5, मतलब ये फटाफट देख लें, इतना ध्यान मत देना। फाइनली उनको रिपोर्टिंग करनी है, फाइनली उनको रिपोर्टिंग करनी है। सर रिपोर्टिंग के अंदर तुमको ना कुछ चीजें ध्यान रखनी है, रिपोर्टिंग में तुमको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, जब भी तुम रिपोर्टिंग करोगे, पहली चीज जब भी तुम रिपोर्टिंग करोगे, तो रिपोर्टिंग के अंदर सबसे पहले तुमको हमेशा पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट देनी है। फाइनल रिपोर्ट कभी भी इशू नहीं कर देनी है, फाइनल रिपोर्ट कभी भी डायरेक्ट इशू नहीं करनी है। तुमने इंटरनल ऑडिट करी और फाइनल रिपोर्ट इशू कर दी, नहीं नहीं नहीं, पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट इशू करनी है, हमेशा कंपलसरी ड्राफ्ट रिपोर्ट इशू करो। और जो टीम, जो वहाँ के बंदे, मतलब जिधर तुम इंटरनल ऑडिट कर रहे हो, जो भी वहाँ के बंदे, अकाउंटिंग स्टाफ, ऑपरेशनल स्टाफ, उनको दिखाओ कि यार सर देखो मेरे को ये गलतियाँ मिली है, तो मैं ये गलतियाँ लिख रहा हूँ, ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ। आपका कोई सजेशन हो, आप कुछ क्लेरिफिकेशन देना चाहते हो तो बता दो, फिर मैं वो भी लिख दूंगा, वो भी लिख दूंगा। तो हमेशा पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट देना
कंपलसरी है। सेकंड, आपको हमेशा साथ में सजेशन इंप्रूवमेंट भी देना है, सजेशन एंड इंप्रूवमेंट भी देना कंपलसरी है। कि मतलब आपका ये नहीं कि केवल आपने बता दिया कि गलतियां क्या क्या, नहीं भाई, आपको इंप्रूवमेंट सजेशन भी देना कंपलसरी, आपको इंप्रूवमेंट सजेशन देना compulsory। तो ड्राफ्ट रिपोर्ट दो, सजेशन इंप्रूवमेंट देना कंपलसरी है। फिर एक मैनेजमेंट एक्शन रिपोर्ट भी होगी, मैनेजमेंट इंप्लीमेंट प्लान एक्शन रिपोर्ट, या फिर मैनेजमेंट इंप्लीमेंट प्लान भी इसको बोलते हैं, मैनेजमेंट इंप्लीमेंट प्लान, इंप्लीमेंट प्लान, मैनेजमेंट एक्शन प्लान या इंप्लीमेंट प्लान, कुछ भी बोल दो, एक्शन प्लान रखते हैं अभी, चलो अभी लंबा हो गया ये। कि मतलब अब इंटरनल का पता है क्या काम होता है कि उसने ना गलतियां निकाल के बता तो दी, पर उसके साथ दिक्कत यह है कि उसको केवल गलतियां निकालने पे काम खत्म नहीं होगा, उसको यह भी देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने वो गलतियां सही करी है नहीं करी, मैनेजमेंट ने वो गलतियां सही करी नहीं करी। तो मैनेजमेंट से एक एक्शन प्लान लेगा विथ टाइमलाइन, कि जो जो भी गलतियां उसने निकाली है, जो जो भी गलतियां उसने निकाली है, वो मैनेजमेंट किस किस डेट तक, किस किस डेडलाइन तक वो गलतियां सही कर देगी, कि उनकी ये वाली अकाउंटिंग गलत है तो कब तक सुधार देगी, मशीन में कुछ खराबी चल रही है तो कब तक सुधार देगी। तो जो भी उसने गलतियां निकाली, जो भी गलतियां निकाली वो उसने बता तो दी, पर अब मैनेजमेंट से एक्शन प्लान एग्री कराएगा, मैनेजमेंट से साइन करवाएगा कि तुम ये गलतियां इस डेट तक रिजॉल्व कर दोगे, गलती इस डेट तक रिजॉल्व कर दोगे। और जब वो अगली बार आएगा, जब भी वो अगली बार आएगा तो वो देखेगा कि ये गलतियां रिजॉल्व हुई या नहीं हुई। जो पिछले साल की गलतियां थी, जिसको बोलते हैं अपन ओपन इश्यूज, जो पिछले साल के ओपन इश्यूज गलतियां थी, वो सही हुई या नहीं हुई, वो बनाएगा खुद का एक एटीआर रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट, जिसको अपन बोलते हैं एटीआर रिपोर्ट। तो वो देखेगा कि जो भी पिछले साल की गलतियां थी, पिछले साल की जो भी गलतियां थी, वो सही हुई या नहीं हुई, मतलब मैनेजमेंट ने उसको सही करा नहीं करा, उसके लिए एक एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाना कंपलसरी है। मतलब वो बस देखेगा कि मैनेजमेंट ने उसे सही करा नहीं करा, तो बार बार टीसीडब्ल्यू को रिपोर्ट करेगा कि मतलब ये सही नहीं करा, ये सही नहीं करा। वो खुद से उस पर एक्शन नहीं लेगा, खुद पे उन गलतियों को सही नहीं करेगा, वो तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट सही करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट होगा, ड्राफ्ट रिपोर्ट देना कंपलसरी, सजेशन इंप्रूवमेंट देगा कैसे, मैनेजमेंट से एक्शन प्लान साइन करवा लेगा और एक्शन टेकन रिपोर्ट बनवा लेगा। तो ये रहा सर। मैनेजमेंट से एक्शन प्लान वो एग्री करा लेगा कि क्या क्या टाइमलाइन तक कर लेगा, साथ में वो पिछले साल की जो भी स्टेटस था एक्शन प्लान का, कि मैनेजमेंट ने वो सही कराया नहीं करा, जो भी पिछले ऑडिट में एग्री करा था ना कि ये गलतियां तुम सही करोगे, तो फॉलो अप भी लेगा कि ये गलतियां सही हुई नहीं हुई। फाइनली फिर फाइनल रिपोर्ट वो इशू कर देगा एज पर SIA 370। ठीक है ना, 370 और जो भी 360 वाला, ठीक है, कोई काम की नहीं ऐसा है तो। और साथ में कुछ छोटे मोटे पॉइंट इतना ध्यान में, मतलब ठीक है, एक बार पढ़ लो कि वो ड्राफ्ट रिपोर्ट जब देगा तो ड्राफ्ट रिपोर्ट में क्या क्या देगा, और ड्राफ्ट रिपोर्ट में बताएगा कि मैंने ऑडिट का मेरा स्कोप क्या था, मैंने कौन कौन से एरिया कवर करे और कौन कौन से एक्सक्लूड करे। ऑडिट का मेरा स्कोप क्या था, मैंने कौन कौन से एरिया कवर करे, कौन कौन से एक्सक्लूड करे। ऑडिट का मेरा स्कोप क्या था, मैंने कौन कौन से एरिया इंक्लूड करे, कौन कौन से एक्सक्लूड करे। ऑडिट का मेरा स्कोप क्या था, मैंने कौन कौन से एरिया इंक्लूड करे, कौन कौन से एक्सक्लूड करे। पीरियड कवर, कितने साल की मैं ऑडिट कर रहा हूँ, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, वो सब। और जो भी गैप मिला अलोंग विद द इंप्लीकेशन एंड रिकमेंडेशन, वो बता देगा कि ये गलतियां मिली है, इसका ये इंप्लीकेशन हो सकता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और मेरा क्या रिकमेंडेशन है, तुम कैसे इसको सही करना है। तो फालतू चीजें, वैसे स्टार्टिंग के 2 पॉइंट में वो कवरेज बता रहा है कि मैं कौन से स्कोप, मेरा ऑडिट का स्कोप क्या है, क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या एक्सक्लूड करना है, क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है। और फिर पीरियड कवर, कौन से पीरियड तक की वो कवर करना है, और गैप जो भी वो है। ठीक है, चलो सर, तो ये अपना हो गया स्टेप जो भी है, कि वो सबसे पहले नॉलेज लेगा, फिर प्लानिंग करेगा, प्लानिंग करने के बाद डाटा लेगा, फिर उस पर चेक लगाएगा, फिर रिपोर्ट कर देगा। तो उसमें मैंने एक्शन टेकन रिपोर्ट वगैरह बता दी, एक बार एक्शन टेकन रिपोर्ट को और देख लेते हैं। ये देखो, नीचे आओगे तुम फॉलो अप में, फॉलो अप ऑडिट वही होता है एक्शन टेकन रिपोर्ट, SIA स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 390। तो ये भी यही बोलता है कि हर एक को, आपको जो आपको पिछले साल के ओपन इश्यूज देखने, एक्शन टेकन रिपोर्ट बनानी है, बनाएगा मतलब एक्शन टेकन रिपोर्ट आप बनाओगे, पर असली में गलतियां सही कौन करेगा, वो मैनेजमेंट करेगा, तुमको खुद को नहीं करनी। तो वही है कि पिछले साल के इशू ओपन है, तो पिछले साल के इशू ओपन है, तो बीइंग एन चीफ इंटरनल ऑडिटर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? हाँ भाई, SIA 390 बोलता है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ प्रायर ऑडिट इश्यूज, की पिछले साल के जो ऑडिट इश्यूज थे, जो एग्री हुए थे तो क्लोज हुए नहीं हुए, उनको मैं मॉनिटर करूंगा, मॉनिटरिंग द क्लोजर ऑफ प्रायर ऑडिट इश्यूज। ये जो इशू रिजॉल्व करने, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की। मैं तो बस चेक करूंगा कि इशू रिजॉल्व हुए नहीं हुए, तो मैं एक एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाऊंगा, ATR जो अपनी बात हुई थी, ATR बनाऊंगा। और अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया रीजनेबल टाइम में, तो मैं मैनेजमेंट TCWG को बता दूंगा कि ये लोग इस इश्यूज को सही नहीं कर रहे, ये लोग इन इश्यूज को सही नहीं कर रहे। ठीक है, मैं रिपोर्ट कर दूंगा।
तो ये यहाँ पे आप आंसर खत्म हो गया कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पिछले साल के लिए। साथ में अब एक और क्वेश्चन आया था कि एक्शन टेकन रिपोर्ट में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, क्या क्या चीज इंक्लूड होती है। तो एक्शन टेकन रिपोर्ट क्यों बन रही है कि पिछली ऑडिट रिपोर्ट में मैंने कोई गलतियां निकाली थी, तो मुझे ये बताना है कि इस बार वो सही हुई नहीं हुई, इस बार वो सही हुई नहीं हुई, पिछली ऑडिट रिपोर्ट में मैंने कोई गलतियां निकाली थी। तो भाई तो सबसे पहले एक्शन टेकन रिपोर्ट में मैं क्या क्या इंक्लूड करूंगा, मैं रेफरेंस दूंगा, बेसिक सी चीज है, क्योंकि पिछले एक्शन टेकन रिपोर्ट में यही तो लिखूंगा कि पिछले साल की गलतियां सही नहीं हुई, तो मैं रेफरेंस दूंगा प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट का। किसका रेफरेंस दूंगा, प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट का, कि पिछले साल ये गलतियां निकाली थी। तो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो मैं बनाऊंगा तो उसमें सबसे पहले क्या लिखूंगा कि भाई पिछले साल ये गलतियां निकाली थी। बेसिक सी चीज है कि अगर मैं कोई भी एक्शन टेकन रिपोर्ट बना रहा हूं तो मतलब मैं पिछले साल की गलतियां तो बताऊंगा ना, कि मैं इन गलतियों की वजह से एक्शन टेकन रिपोर्ट बना रहा हूं, पिछले साल की इन गलतियों की वजह से एक्शन टेकन रिपोर्ट बना रहा हूं। तो मैं एक रेफरेंस दे दूंगा कि पिछले साल की कौन कौन सी गलतियां थी, प्रीवियस ईयर की कौन सी गलतियां थी। तो उसके अंदर प्रीवियस ईयर की जो ऑडिट रिपोर्ट थी उसके अंदर मैनेजमेंट ने क्या क्या, मैनेजमेंट ने ये एक्शन हमारे से एग्री करा था, मैनेजमेंट ने ये एक्शन हमारे से एग्री करा था कि इस टाइम पीरियड तक वो गलतियां रिजॉल्व कर देंगे, उस टाइम पीरियड तक ये गलतियां रिजॉल्व वो कर देंगे। तो अब वो जो भी उन्होंने एक्शन प्लान था, मतलब जो गलतियां रिजॉल्व करनी थी, वो गलतियां या तो रिजॉल्व कर दी है, इंप्लीमेंट कर दी है कि हाँ भाई ये गलतियां रिजॉल्व हो गई है, या फिर नॉट इंप्लीमेंटेड, जिसको अपन कर देते अनइम्प्लीमेंटेड। तो भाई सिंपल सी बात है, वापस एक बार सुनो कि मैं एक्शन टेकन रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड करूंगा। मैं क्या इंक्लूड करूंगा कि पिछली बार की क्या क्या गलती थी, मतलब प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट का मैं बता दूंगा कि प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट का रेफरेंस दे दूंगा। उसमें मैनेजमेंट ने क्या एक्शन एग्री करा था, मैनेजमेंट ने क्या एक्शन एग्री करा था कि ये गलतियां हम इस टाइमलाइन तक इंप्लीमेंट करा देंगे, ये अनइम्प्लीमेंट ये इंप्लीमेंट करा देंगे। तो अब ये इंप्लीमेंट करा देंगे जो मैनेजमेंट ने एक्शन प्लान में एग्री करा था। तो असली में वो इंप्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है, दो केस हो सकते हैं, या तो इंप्लीमेंट हो गई तो सब कुछ सही है, पर अगर अनइम्प्लीमेंटेड है कि अभी तक अनइम्प्लीमेंट है कि वो गलती इंप्लीमेंट नहीं करी है, तो मैं देखूंगा उसकी रेसिडुअल रिस्क कितनी है, उसकी रिस्क कितनी है कि वो गलती अभी तक सही नहीं करी है। इतने टाइम पुराने, इतना लॉन्ग टाइम तक हो गया तो भी सही नहीं करी है, इतने लॉन्ग टाइम तक गलती हो गई तो भी सही नहीं करी है। कोई भी ऐसी क्रिटिकल फाइंडिंग है क्या जिसको इमीडिएटली सही कराना चाहिए, कोई भी क्रिटिकल फाइंडिंग है क्या जिस पे इमीडिएट एक्शन चाहिए, तो वो भी मैं लिख दूंगा, तो इससे तुम इसको इजीली याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो सर, कि भाई मैं रेफरेंस दे दूंगा कि पिछले साल की कौन कौन सी गलतियां थी। अब उसके बाद उन्होंने मैनेजमेंट ने क्या क्या एक्शन प्लान हमारे से डिस्कस करा था, अब या तो वो इंप्लीमेंट कर दिया या फिर इंप्लीमेंट नहीं करा है, तो तीनों चीजें रिस्क के लिए कितनी रेसिडुअल रिस्क है जो क्योंकि इतने लंबे टाइम से गलतियां सही नहीं करी, कितनी रेसिडुअल रिस्क है, इतनी लंबे टाइम पे गलतियां सही नहीं करी, तो अब मैं इमीडिएट एक्शन लेना। अब कोई भी ऐसी क्रिटिकल फाइंडिंग है जो इमीडिएट एक्शन लेना। तो देखो क्या क्या होगा, रेफरेंस टू द प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट की पिछले साल की ये गलतियां थी, उसमें मैनेजमेंट ने क्या एग्री करा था, एक्शन एग्रीड बाय द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट ने एक्शन करा, या तो वो इंप्लीमेंट कर दिया तो बात खत्म, मतलब इंप्लीमेंट और नॉट इंप्लीमेंटेड वो देखना है, या तो इंप्लीमेंट कर दिया तो बात खत्म। और अगर इंप्लीमेंट नहीं करा, ये तीनों पॉइंट अगर इंप्लीमेंट नहीं करा तो कितनी रेसिडुअल रिस्क है, वो बताऊंगा। इंप्लीमेंट नहीं करा फॉर ए लॉन्ग पीरियड टाइम, वो मैं बताऊंगा कि इतने लॉन्ग पीरियड टाइम से नहीं करा हुआ इन्होंने इंप्लीमेंट, और कोई भी क्रिटिकल फाइंडिंग है क्या जिसपे इमीडिएट एक्शन चाहिए। ठीक है सर, अपन ये रख सकते हैं। तो ये इसी का क्वेश्चन है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होता है, तो वो सब अपन ने जो भी पढ़ा वही होता है। कहा गया। हाँ, आपसे इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट के अंदर अपन को क्या क्या होता है, इंटरनल रिपोर्ट में क्या क्या डालना होता है सर। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर SIA 370 लगता है जब भी आपको ऑडिट रिपोर्ट बनानी है। दो स्टेज होती है इंटरनल की, दो तरह की रिपोर्ट होती है, दो तरह की इंटरनल की रिपोर्ट आप बना सकते हो। एक ऑडिट की रिपोर्ट जो आप बिल्कुल ऑडिट के एंड में बनाओगे कि पूरी की पूरी इंटरनल एक बार खत्म हो गई उसके बाद मैं एंड में बना रहा हूँ, पूरी की पूरी इंटरनल एक बार खत्म हो गई उसके बाद मैं ऑडिट रिपोर्ट बिल्कुल एंड में बना रहा हूँ। तो एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट उसके अंदर मैं बताता हूँ क्या क्या गलतियां। या फिर कोई ऑडिट रिपोर्ट होती है जो मैं पीरियोडिकल बेसिस पे बनाता हूँ कि मैंने मंथली कोई ऑडिट रिपोर्ट दे दी, कि इंट्रीम बेसिस पे उनको प्रोसेस बताता हूँ कि मंथली मेरी इतनी ऑडिट खत्म हो गई और इतनी फाइंडिंग मिली, फिर क्वार्टरली, फिर 6 मंथ, फिर ईयरली। तो ये दो तरह की ऑडिट रिपोर्ट आप दोनों तरह की इशू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो SIA 370 डील करता है वो केवल फर्स्ट ऑडिट रिपोर्ट से डील करता है। SIA 370 केवल फर्स्ट ऑडिट रिपोर्ट से डील करता है, मतलब जो पूरी ऑडिट खत्म होने के बाद जो आप ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे वो SIA 370 के हिसाब से बनानी है। बाकी जो मंथली क्वार्टरली बनाओगे उस पर SIA 370 नहीं लगता। की एलिमेंट क्या होते हैं सर ऑडिट रिपोर्ट के, की एलिमेंट की क्या क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए।
मैंने आपको कहा है कि जब भी आप कोई सी भी ऑडिट रिपोर्ट बनाओ, जब भी आप कोई सी भी ऑडिट रिपोर्ट बनाओ, स्टार्टिंग में कुछ फालतू पॉइंट आते ही आते हैं। स्टार्टिंग में फालतू पॉइंट मतलब कि आपको बताना है कि मैंने ऑडिट करी। कोई सी भी ऑडिट रिपोर्ट बनाओ, ड्यू डिलिजेंस की रिपोर्ट बनाओ, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बनाओ, कोई सी भी बनाओ, सब में फालतू चीजें होती है हमेशा। डायरेक्ट ये नहीं बताते कि मैंने ये गलतियां निकाली, नहीं नहीं, आपको पहले एक बेस सेट करना पड़ता है कि मैंने ये ऑडिट क्यों करी, पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या था, स्कोप क्या था, मेरी लिमिटेशन क्या थी, पर्पस, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, मैंने एसआई के हिसाब से ऑडिट करी, ये सब बताना है, मैंने ये सब बताना है। तो ये स्टार्टिंग के 2 पॉइंट उसी के लिए कि मैंने पर्पस, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, मैंने एसआईए के हिसाब से ऑडिट करी, ये सब बता देना कि मेरा पर्पस, स्कोप, ऑब्जेक्टिव क्या था, मैंने एसआई के हिसाब से ऑडिट करी, मेरे पर्पस, स्कोप, ऑब्जेक्टिव क्या था, मैंने एसआई के हिसाब से ऑडिट करी। फिर बता देना कि आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिली है, मतलब क्या क्या गलतियां मिली है और उस पर क्या क्या एक्शन रिक्वायर है, क्या क्या गलतियां मिली, क्या क्या एक्शन रिक्वायर है, क्या क्या गलतियां मिली है, क्या क्या एक्शन रिक्वायर है, क्या क्या गलतियां मिली, क्या क्या एक्शन रिक्वायर है। और अगर आप कोई से भी नेचर ऑफ एश्योरेंस दे रहे हो, कोई सा भी एश्योरेंस दे रहे हो, लिमिटेड एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस, अगर आप कोई सा भी दे रहे हो तो बता देना, अगर आप कोई सा भी दे रहे हो तो वो बता देना। तो की एलिमेंट क्या होंगे सर, वही मैंने आपको बोला कि एलिमेंट ऑडिट रिपोर्ट के लिए सबसे पहले फालतू चीज है मेरा स्कोप, ऑब्जेक्टिव, अप्रोच वगैरह क्या था, मैंने एसआई के हिसाब से ऑडिट करी, ये 2 पॉइंट वैसे हो गए। फिर आपको क्या क्या गलतियां मिली, की ऑब्जर्वेशन मिली, उस पर मैनेजमेंट ने क्या एक्शन एग्री करे वो बता देना, और नेचर ऑफ एश्योरेंस आप कोई भी दे रहे हो तो वो बता दो। सर एक और पॉइंट आ गया, बस अब ये फालतू जबरदस्ती बड़ा चढ़ा के दिया, इसे नहीं, ये की एलिमेंट दे दिए, अब ये बोल दिया कि क्या क्या कंटेंट एंड फॉर्म होना चाहिए, एग्जैक्ट क्या क्या कंटेंट और फॉर्म होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट का। तो वैसे तो कोई भी ऐसा कंटेंट फिक्स नहीं होता इसका ऑडिट रिपोर्ट का, वो अपने बेस्ट प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से ले लो। एक बार हमेशा रिटर्न ड्राफ्ट देना कंपलसरी है, ठीक है, बेस्ट प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट बना देना। बट टिपिकली ये सारी चीजें तो आनी चाहिए, टाइपिकली ये सारी चीजें तो आनी ही चाहिए आपकी ऑडिट रिपोर्ट। वही फालतू चीजें जो मैंने बोला था सबसे पहले, मेरा स्कोप, पीरियड, ऑब्जेक्टिव, समरी, की फाइंडिंग, ये सब मतलब समरी, ये सब फालतू चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले स्कोप, पीरियड, ऑब्जेक्टिव, कि मैंने कि मेरा ऑडिट का स्कोप क्या था, किस पीरियड की करी, क्या क्या समरी मिली, ये सब आपको बताना पड़ेगा पहले फालतू का। फिर उसके बाद फिर अब आपको बताना है कि जो भी मेरे को फाइंडिंग मिली उस फाइंडिंग की समरी बता दो। पहले आपको जो भी गलतियां मिली उसकी समरी बता दो, फिर डिटेल में बता दो, फिर उन्हीं गलतियों को डिटेल में बता दो। पहले समरी बता दो मेरे को क्या गलतियां मिली, फिर उन्हीं फाइंडिंग को डिटेल में बता दो मेरे को क्या गलतियां मिली, और उन गलतियों को तुमको रेटिंग देनी है। मतलब जो भी आपको फाइंडिंग मिली ना उनकी रेटिंग दो कि ये हाई रिस्क की गलतियां, ये मीडियम रिस्क की, ये लो रिस्क की। मतलब हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी वाली गलतियां मतलब वो कि इसको इमीडिएटली सही करो, मीडियम वाले को एक सही टाइम में सही कर दो, लो मतलब आराम से सही कर दो इन गलतियों को तो भी चलेगा, तो उनको आपको वो देना है। फिर फाइनली आपको रिकमेंडेशन देना है। यहां पर तो आपने गलतियां निकाली, यहां पर तो आपने गलतियां निकाली, यहां पर तो गलतियां निकाली, अब उन गलतियों को सही कैसे करना है उसका रिकमेंडेशन दो, उसका रिकमेंडेशन दो कि आप इनको कैसे सही कर सकते हो। और साथ में रिस्पांस रिसीव, जो मैंने बोला था कि आपको कभी भी आप ड्राफ्ट रिपोर्ट हमेशा पहले देना कंपलसरी होता है हमेशा। तो आप जब ड्राफ्ट रिपोर्ट दोगे सामने वाले को, तो सामने वाला अपने को रिस्पांस देगा, सामने वाला अपने को रिस्पांस देगा कि मैं इनको ऐसे ऐसे सही करने वाला हूं इन प्लान, मतलब उनका जो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट का प्लान जो एग्री करते हैं ना कि इन गलतियों को मैं इस टाइम पे सही कर दूंगा। तो जो भी उनका रिस्पांस रहा, एक्शन प्लान है, वो मेरे को ऑडिट रिपोर्ट में लिख देना है कि मैनेजमेंट इस डेट तक ये गलतियां सही कर देगी। ठीक है, तो सर ये पॉइंट है। और इसको याद कैसे करना है सर, ऊपर के 2-3 पॉइंट तो फालतू के, मेरा स्कोप क्या था ऑडिट का, मैं किस पीरियड की कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत आलतू फालतू की समरी लिख दूंगा, मेरा स्कोप क्या था, पीरियड क्या था, समरी लिख दूँ। ठीक है, फिर अब आपको गलती के बारे में बताना है। गलती में बताना है कि पहले समरी बता दो, गलती की जो भी गलतियां मिली उसकी समरी दे दो, फिर उनको डिटेल में बता दो, जो भी गलतियां मिली उसको समरी बता दो, फिर उसको डिटेल में बता दो, और फाइनली रेटिंग दे दो, ठीक है ना। तो ये 3 हो गए गलती के लिए। अब उस गलती, अब ये तो आपने गलतियां निकाली, अब इन गलतियों को सही कैसे करना है उसकी ऑडिट रिकमेंडेशन दो, उसको ऑडिट रिकमेंडेशन दो, फाइनली ऑडिट रिस्पॉन्स दे दो। ठीक है सर, चलो। अरे सर ये मैं नहीं कराऊंगा यार, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में डिफरेंस क्या होता है ये तुम खुद देख लेना, ये मैं नहीं कराऊंगा। बस यार क्या ही बताऊं, ये तुमको आता है, एक बार पढ़ा देता हूं मैं। सर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी कराती है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होती वो बॉडी, ये विथ इन एन ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें एग्जामिन केवल करना होता है एक्सट्रोवर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे ऑपरेशनल चीजें भी देखनी होती है। एक्सट्रोवर्ट को मेंबर मतलब शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, पर इसको मैनेजमेंट अपॉइंट करता है। जो रिपोर्ट अपन इशू करते हैं एक्सट्रोवर्ट की, वो स्टेक होल्डर को जाती है, पर इधर मैनेजमेंट को जाती है। पीरियड इस जनरली जो स्टैट्यूटरी होती है वो 1 साल में एक बार होती है, पर इंटरनेट तो कंटिन्यूअस चलती जाती है। मेरे को ओपिनियन देना होता है एक्सटर्नल में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। इंटरनेट में बताना पड़ता है कि इफेक्टिवनेस और ऑपरेशनल एक्टिविटी, कंपनी का धंधा अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। जो ऑडिटर होता है वो कभी भी एम्प्लॉय नहीं हो सकता है, कभी भी एम्प्लॉय नहीं हो सकता, पर इंटरनल ऑडिटर तो एम्प्लॉय भी हो सकता है। ठीक है सर, डन। अब अपना एक आखिरी टॉपिक बचा है, फिर एक क्वेश्चन बचा है, मतलब हो गया ये बस आखिरी टॉपिक का क्वेश्चन भी कुछ नहीं ऐसा कोई खास, ये आखिरी टॉपिक बचा हमने चैप्टर का, दैट इज ऑडिट ट्रेल। उसके पहले मैं एक और चीज बता दूं, इसमें तुमको बता दे, तुम बार बार नोट्स पूछते हो, अगर तुमको पूरी बुक चाहिए तो प्लीज भाई परचेस कर लेना, अगर तुमको चाहिए हो तो, मतलब तुम्हारी इच्छा है तो। पर अगर वही सर हमको फ्री नोट्स चाहिए तो भाई देखो सारे तो नहीं दे पाऊंगा ना, प्लीज यार मेरी भी थोड़ी समझो रिस्ट्रिक्शन। पर मैंने मैक्सिमम चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर फ्री में दे रखे,
टेलीग्राम चैनल तो मेरा याद से ज्वाइन कर लेना। अभी चाहे तुम वीडियो पॉज करके कर लो, अगर तो बाद में भूल जाओ तो देखना, मतलब वरना तुम बाद में मेरे से पूछते रहोगे कि सर नोट्स का। सीए हेमंत सोमानी नाम का टेलीग्राम चैनल है। तुम टेलीग्राम चैनल के ग्लोबल सर्च में जाओगे, वहाँ पे सर्च कर लेना सीए हेमंत सोमानी, वहाँ तुमको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पे तुम जाना, उस टेलीग्राम चैनल पे तुम पूछो नोट्स कहाँ पे। यार इतने पढ़े लिखे बच्चों, इतनी जेन जी वाली जनरेशन हो तुम तो, जेन जी जो भी, मेरे को तो जेन जी भी बोलना नहीं आ रहा, जेन जी। तो अब उसके अंदर भी तुम मेरे से ऐसी चीज़ पूछते हो। यार टेलीग्राम चैनल पे जाओ, ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद ऊपर मेरी जब फोटो आएगी, जहाँ मेरा नाम आएगा, वहाँ पे क्लिक करो। वहाँ पे एक फाइल्स सेक्शन होगा, फाइल्स सेक्शन, उस फाइल सेक्शन में जो भी नोट्स होंगे सब दिख जाएंगे, और बहुत सारे चैप्टर के नोट्स है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ले लेना भाई, और तो क्या। चलो सर, बाकी तो चलो भाई, पत्थर दिल लोगों आ जाओ। ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल क्या होती है सर? ऑडिट ट्रेल सर फालतू चीज है। ऑडिट ट्रेल तुमको पता है ना, ऑडिट ट्रेल क्या होती है सर? लॉग्स, जो कॉल लॉग्स होते हैं, इसमें तुमको पहले भी 2-3 बार पढ़ाया हुआ। कॉल लॉग होते हैं कि कोई भी आप काम कर रहे हो उस चीज का एविडेंस, कोई भी काम कर रहे हो तो उस चीज का एविडेंस, मतलब कोई भी चेंजेस हुए तो, कि लेट से आपने कॉल लॉग होते हैं, कॉल लॉग कि आपने जब भी किसी को फोन करा होता है तो आप कॉल लॉग में हिस्ट्री बताता है ना, कि आपने इस टाइम को इस टाइम पे इस बंदे को फोन करा है, इतने इतने मिनट आपने बात करी है, सब कुछ पूरी हिस्ट्री बताता है। तो वही होता है कि आपका जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए ना, उसमें भी लॉग होना चाहिए, उसमें लॉग होना चाहिए कि किस बंदे ने कौन सी जेवी कब पास करी, किस बंदे ने कौन सी जर्नल एंट्री कब पास करी, मतलब टाइम क्या है, किस बंदे ने पास करी है, किस टाइम पे पास करी है। अगर किसी ने मॉडिफाई करा है, अगर उसको किसी ने मॉडिफाई करा है, कोई भी चेंजेस करे, तो वो भी बताएगा कि इस टाइम पे इस बंदे ने इसको मॉडिफाई करा है, कि इतना अमाउंट को इतना अमाउंट कर दिया, इस वाले जर्नल लेजर को चेंज करके कितना कर दिया। तो सारे कॉल लॉग, सारे लॉग्स अपन को पता पड़ने चाहिए, ताकि पता पड़े कि मैनेजमेंट कहीं पे फ्रॉड हो रहा है तो अपन के साथ नहीं कर रहा है। तो अपन को देखना पड़ेगा कि किस बंदे ने चेंज करा है, किस टाइम पे चेंज करा है। तो किस बंदे ने करा है ये कैसे पता पड़ेगा? हर एक बंदे को अपना उस सॉफ्टवेयर के लिए यूजर आईडी पासवर्ड अलग से मिल जाएगा। हर एक बंदे को एक यूजर आईडी पासवर्ड अलग से मिल जाएगा, कि तू जब भी कोई जर्नल एंट्री पास करेगा तो तू इस यूजर आईडी पासवर्ड से करेगा, तू जब भी कोई जर्नल एंट्री पास करा तो इस यूजर आईडी पासवर्ड से। तो अपन को पता पड़ जाएगा किस बंदे ने यूजर आईडी करा, मतलब किस बंदे ने एंट्री पास करी या चेंज करा। वो यूजर आईडी पासवर्ड कभी कॉम्प्रोमाइज मत कर देना कि तुम किसी दूसरे को शेयर कर रहे हो वो यूजर आईडी पासवर्ड, ऐसा कुछ वो नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब ये क्या है सर? ये ऑडिट ट्रेल क्या होता है? इसे विजिबल ट्रेल ऑफ एविडेंस, इससे विजिबल ट्रेल ऑफ एविडेंस की एक इंफॉर्मेशन अपन ट्रेस करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रेस करते हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की मतलब पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, वो सब चीजें कि क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, फालतू बात है। रिकॉर्ड में क्या क्या इंक्लूड होता है उसके अंदर? कब चेंज करा, किसने चेंज करा, क्या चेंज करा, कब किसने क्या, कब किसने क्या, कब किसने क्या, कब चेंज करा, किसने चेंज करा, क्या चेंज करा, कब किसने क्या, कब किसने क्या, कब किसने क्या, बस सिंपल, कब किसने क्या। कब मतलब कब चेंजेस हुआ, डेट और टाइम का यहाँ पे। किसने चेंज करा, हु, उसकी यूजर आईडी क्या थी। कब किसने क्या, कौन सा डाटा, व्हाट डाटा हैज बीन चेंज्ड। ठीक है, कब किसने क्या। सॉफ्टवेयर के अंदर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ही जनरली होने चाहिए। ये अपन ने ऑडिट ट्रेल पढ़ा था, अगर तुमको याद है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 कंपलसरी करता है सारी कंपनीज को कि जो आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज ले रहे हो उन सब के अंदर ऑडिट ट्रेल होना कंपलसरी। तो उससे तुम चाहो तो लिंक कर सकते हो। अब सर आपको वही इंटरनल कंट्रोल देखना है कि जो ऑडिट ट्रेल है वो साल भर अच्छे से चल रहा था, नहीं चल रहा था, साल भर ऑडिट ट्रेल अच्छे से चल रहा था, नहीं चल रहा था, किसी ने भी ऑडिट ट्रेल के डिलीट तो नहीं कर दिया, कि जो पुराने ऑडिट लॉग थे, हिस्ट्री थी पूरी ऑडिट ट्रेल को डिलीट नहीं कर दियो, अनऑथोराइज एक्सेस ना हो, ऐसा वो सब चीजें अपन को अब चेक करनी है। तो ऑडिट ट्रेल पे क्या क्या इंटरनल कंट्रोल होते हैं सर? यूडी कैब, इस पे क्या कंट्रोल होता है? यूडी कैब, यूडी कैब कि सर तुमने जब भी कैब बुक करी, तुमने कोई भी कैब बुक करी, कैब नहीं बुक करते ओला उबेर में, तो तुम उसको ट्रैक कर रहे हो। तो इंटरनल कंट्रोल क्या मतलब, ये लॉग्स क्या होता है, ऑडिट लॉग, किसी भी चीज को ट्रैकिंग करना, किसी भी चीज की ट्रैकिंग करना। तो तुमने कोई यूडी कैब बुक करी है, तुम उसको ट्रैक कर रहे हो कि कहां तक पहुंची, कहां तक पहुंची, तो तुम उसको ट्रैक कर रहे हो। तो तुम यही हो गया यूडी कैब, यूडी कैब, यूडी कैब। तो सब हर एक इंसान को एक इंडिविजुअल यूजर आईडी पासवर्ड अलग अलग दो, यू से यूजर आईडी, हर एक इंसान को अलग अलग यूजर आईडी पासवर्ड दो। कभी भी ऑडिट लॉग को डिसेबल या डीएक्टिवेट मत कर देना, यू से यूजर आईडी पासवर्ड अलग दो, डी से डिसेबल डीएक्टिवेट मत करो, यू से यूजर आईडी पासवर्ड अलग दो, डी से डिसेबल मत करो, यूजर आईडी पासवर्ड अलग से दो, डी से डिसेबल मत करो, यूडी कैब। सी से चेंजेस इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑथोराइज इन लॉग, कि कभी भी कोई चेंजेस हुए हैं कॉन्फ़िगरेशन में, लॉग्स वगैरह के अंदर कोई भी चेंजेस करे तो वो ऑथोराइज होनी चाहिए, वो ऑथोराइज होने चाहिए। सी ए से एक्सेस, जिस भी बंदे के पास ऑडिट ट्रेल का एक्सेस होना, मतलब हर किसी एक बैकअप हो, वो अनऑथोराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए। हर एक जो ऑथोराइज बंदा उसी के एक्सेस दो ऑडिट ट्रेल का, कि जो भी ऑडिट ट्रेल जो मेंटेन करी हुई है, लॉग्स मेंटेन करे, हर कोई बंदा आके उसे एक्सेस ना कर पाए। उनका बैकअप लेके रखो, जो भी ऑडिट ट्रेल तो उसका बैकअप लेके रखो, कि अगर कभी गलती से डिलीट हो गया तो अपने पास बैकअप पड़ा हुआ। तो यूडी कैप, यू से यूजर आईडी पासवर्ड कभी भी इस हर एक बंदे का अलग अलग होगा, शेयर मत करो, ताकि पता पड़े किसने कब कौन सी एंट्री पास करी हुई है। यू से यूजर आईडी पासवर्ड, उस ऑडिट लॉग को डी से, यू से यूजर आईडी पासवर्ड, डी से
डिसेबल, डिसेबल मत करना, डिसेबल मत करना। CAB, यूडी कैब, C से CAB, C से चेंजेस जो भी करे ऑथराइज होना चाहिए, C से चेंजेस जो भी करे ऑथराइज होने चाहिए, चेंजेस ऑथराइज होने चाहिए। A से एक्सेस, C से चेंजेस जो भी करे ऑथराइज होने चाहिए, C से चेंजेस ऑथराइज होने चाहिए। A से एक्सेस हर कोई बंदा ना कर पाए, A से एक्सेस हर कोई बंदा ना कर पाए। B से बैकअप लेते रहो, B से बैकअप लेते रहो। ठीक है सर, अपना चैप्टर हो गया, बस एक आधा क्वेश्चन बाकी है सर। एक क्वेश्चन है आईसीआईएसएम का अलग से कि किसी कंपनी में हाई एम्प्लॉय अट्रिशन रेट है, एम्प्लॉय बहुत सारे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो क्यों छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, बीइंग एन इंटरनेट तुमको ये देखना है। तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं उसके लिए। तो भाई एम्प्लॉय कब छोड़ के जाएगा, दो केस होते हैं, या तो तुम उसे पैसा अच्छा नहीं दे रहे हो, या फिर तुम उसके साथ जो उसकी वर्क लाइफ बैलेंस है उसकी ठोकी हुई है, तुम उसे गाली गलौज कर रहे हो, तुमसे गाली गलौज कर रहे हो, उसको काम करने में मजा नहीं आ रहा। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन पूरा का जो मतलब फील होता है ना काम करने का, पैसा तो एक तो हो गया, पैसा होता है, एक पैसा होता है, एक वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी अच्छी है, वर्क लाइफ बैलेंस कितना दे रहे हो उसको, वर्क लाइफ बैलेंस कितना दे रहे हो उसको, इज्जत कितनी दे रहे हो, वो वाली चीजें भी मैटर कहीं ना कहीं करती है। तो ये ऊपर वाले 3 पॉइंट हो गए, इसके 3 पॉइंट हो गए इसके, बस बात खत्म। इससे ज्यादा याद नहीं करने, मैक्सिमम 5 पॉइंट याद करने। सर पैसा मतलब तुम या तो उसको पैसा नहीं दे रहे या प्रमोशन नहीं दे रहे, पैसा नहीं दे रहे प्रमोशन नहीं दे रहे, पैसा नहीं दे रहे प्रमोशन नहीं दे रहे। सो लो मॉनेटरी बेनिफिट, लो लेबर वेलफेयर स्कीम, लो मॉनेटरी बेनिफिट, लेक ऑफ लेबर वेलफेयर स्कीम। तो वही पैसा नहीं दे रहे, लो मॉनेटरी स्कीम, लेक ऑफ वेलफेयर लेबर वेलफेयर स्कीम, साथ में उसको प्रमोशन नहीं दे रहे, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन, प्रमोशन नहीं दे रहे। तो पैसा कम दे रहे हो और साथ में पैसे के साथ साथ उसकी वर्क लाइफ बैलेंस की भी ठुकी हुई है। मतलब पैसे, या तो पैसा कम दे रहे हो या वर्क लाइफ बैलेंस खराब है। वर्क लाइफ बैलेंस खराब कैसे, तुम उसके साथ गाली गलौज कर रहे हो, अनबियरेबल बिहेव कर रहे हो, पॉलिसीज तुम्हारी बहुत खराब है उनके लिए, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं दे रहे हो, एंड दिन के रात रात तक काम करा रहे हो, कभी भी बात करा रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो वही है सर कि वर्क लाइफ बैलेंस दे रहे, बहुत ज़्यादा स्टाफ, क्योंकि पॉलिसीज तुम्हारी खराब है इन लोगों के लिए, मतलब लोगों को ट्रीट अच्छे से नहीं करते, उनके लिए अनबियरेबल बिहेवियर कर रहे हो, तुमको गाली गलौज कर, ऐसा कोई नहीं झेलेगा, जॉब छोड़ के चला जाएगा। तो या तो पैसा नहीं दे रहा, वर्क लाइफ बैलेंस खराब है। पैसा नहीं दे रहा मतलब लो मॉनेटरी बेनिफिट हो गए, लो मॉनेटरी बेनिफिट लेबर वेलफेयर स्कीम नहीं है, तो लो मॉनेटरी बेनिफिट लेबर वेलफेयर स्कीम नहीं है, प्रमोशन नहीं दे रहे, तो ये पैसों के रिलेटेड कि या तो पैसा नहीं दे रहे, प्रमोशन नहीं दे रहे, पैसा नहीं दे रहे, प्रमोशन नहीं दे रहे, पैसा नहीं दे रहे, प्रमोशन नहीं दे रहे। वर्क लाइफ बैलेंस खराब है कि तुम्हें पॉलिसीज खराब है, उनके साथ गाली गलौज कर रहे हो, अनबियरेबल बिहेवियर कर रहे हो, वर्क लाइफ बैलेंस दे रहे हो। और बाकी बस वही है कि कोई भी काम कराने के, तुमने काम कराने के लिए हर किसी को, काम के लिए बंदे को लिया है प्रॉपर्ली, वो क्वालिफाई का एक्सपीरियंस बंदा नहीं है, इनएडिक्वेट बंदा है कि 5 जनों का काम एक जने से करा रहे हो, टाइमली उनको सेफ्टी नहीं दे रहे, ये डायरेक्ट उनको फैक्ट्री में आग में कुदा दिया बिना सेफ्टी किट के, ट्रेनिंग नहीं दे रहे किसी भी काम के लिए। ठीक है, 5 याद करने हो गए। अब ये सर फालतू पॉइंट ऐसे 610 का है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन के लिए क्या अपन इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज ले सकते हैं, नहीं भाई, उसमें सिग्निफिकेंट जजमेंट होती है, नहीं कर सकते, उसको यूज नहीं ले सकते, ऐसे 610 का पॉइंट है। ये भी ऐसे 610 का पॉइंट है कि सर एक्सटर्नल ऑडिटर क्या क्या एस्पेक्ट इवेल्युएट करेगा इंटरनल ऑडिटर के बारे में। तो मैंने बोला था इसका सोप-टी, ऐसे 610 का सोप-टी देखेगा कि उसका स्कोप क्या है इंटरनल ऑडिटर का, ओ से उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, पी से प्रोफेशनल क्या है, उसको रखनी कितना रखता है वो, टी से टेक्निकल कॉम्पिटेंसी देखेगा। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर देखेगा, ऐसे स्कोप, ओ से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऐसे स्कोप, ओ से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पी से प्रोफेशनल, टी से टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, ऐसे 610 का पार्ट डन सर। अपना चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है और बाकी मैंने सारी चीज़ तुमको बता दी। फ्री फास्ट ट्रैक बैच, एसेज वाला कोई सा बैच अगर लेना है, अगर धीरे पढ़ना है तो बाकी बैचेस हमारे अवेलेबल है। बुक तुमको चाहिए तो ले लेना, टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर ही लेना, और बेशर्मा पत्थर दे लोगो या लाइक कमेंट तो कर ही देना। ठीक है, बाकी सर अपन इसके बाद कौन सा चैप्टर लेंगे मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना। अब जो भी चैप्टर आएगा बता दूंगा, मैं तुमको अपडेट कर दूंगा इस चीज़ को लेकर। ठीक है, बाकी चलो टाटा बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। रुको 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 रुको, सॉरी 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 सॉरी, एक ये एडिशनल बुकलेट के अंदर एक बहुत लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर मैं एक कराना चाहूँगा। मैं एडिशनल इंपॉर्टेंट मतलब जो बिल्कुल लेस इंपॉर्टेंट है वो मैंने एक अलग जगह पटक दिया, बिल्कुल ये जनरली नहीं आते, तो पर फिर भी मैं एक बार करा देता हूँ कि अगर तुमको साथ में रिव्यू करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल एंड ऑब्जेक्टिव पूरा तो हो जाएगा, अचीव तो हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल एंड ऑब्जेक्टिव अचीव तो हो जाएगा। तो गोल एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में तुमको बस इतना बताना है कि गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्लियरली बता दो, जो भी अपने गोल एंड ऑब्जेक्टिव है लोगों को सबको कम्युनिकेट कर दो, क्लियरली स्टेट कर दो। वो गोल एंड ऑब्जेक्टिव अटेनेबल होने चाहिए, क्वांटिफाइबल टर्म में कर दो, क्वांटिफाइबल टर्म में करो, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी कैसे भी हो सकते हैं, जैसे बता दो क्वांटिफाइबल टर्म में कि हमको इस साल 5 करोड़ का टर्नओवर अचीव करना है। तो जो भी गोल एंड ऑब्जेक्टिव वो क्लियरली लोगों को बता दो, अटेनेबल होने चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल अटेनेबल ही नहीं है, हर कुछ ही बोल रहे हो, इतना फाकाफू कर रहे हो, वो अटेन ही नहीं हो सकता। क्लियरली स्टेट कर दो, अटेनेबल होगा, क्वांटिटेटिव होने चाहिए, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी में फ्लेक्सिबल होने चाहिए, टाइम टू टाइम चेंज कर सको, ऐसा होना चाहिए। साथ में इंटरनेट को क्या डॉक्यूमेंटेशन रखना है, उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन रखने पर स्पेसिफिकली ये तो रखने ही रखने हैं। जो भी उसके ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट थी वो भी रखना है, फाइनल ऑडिट रिपोर्ट भी रखना है, ठीक है ना। और बता देना है कि कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन उसने कब कब मिली। साथ में जो मैनेजमेंट के साथ एक्शन प्लान उसका सही तय हुआ था ना कि मैनेजमेंट क्या क्या एक्शन लेगा आप सही करने के लिए, वो भी उसको रखना है। इंटरनल ऑडिट होती है ना, वो भी एक मैनेजमेंट फंक्शन होता है। मैनेजमेंट फंक्शन क्या होता है, अपन ने बचपन में पढ़ा था, 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग ऑर्गेनाइज ये अपन ने बचपन में पढ़ा था, BST नाम के सब्जेक्ट होते थे 11th 12th के अंदर। तो मैनेजमेंट फंक्शन
के अंदर इंटरनल ऑडिट भी इंक्लूड होता है। इंटरनल ऑडिट किसका पार्ट होता है? कंट्रोलिंग फंक्शन का। वो चीजों को कंट्रोल करता है कि जैसा अपन ने सोचा वैसा हो रहा है नहीं हो रहा, सबको कंट्रोल में रखता है। बात खत्म, बस इतना पढ़ा था, बस हो गया। फिर से टाटा बाय बाय, सी यू।